देखो, पॉलिटिकल साइंस का आज हमारा कौन सा क्लास? 7वां क्लास। भारतीय संविधान के अंदर एकात्मक प्रावधान, यूनिटरी प्रोविजन कौन कौन से, इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। और क्योंकि यहाँ तो भर भर का सवाल पूछते हैं और खासकर मेंस के अंदर ना, यहाँ से लिखने को हर साल सवाल आता। पिछले साल भी 2 सवाल थे सिविल सर्विस में। यहाँ से सिविल सर्विस में 2 क्वेश्चन थे यहीं से ही, इसलिए 10 लाइन इसमें तो जुबान पर कठिनस्थ होनी चाहिए। और हाँ, वन डे एग्जाम में भी सीधा डायरेक्ट ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ये बातें डायरेक्ट पता होनी चाहिए जो मैं बताने वाला हूँ तुम्हें। कौन कौन से प्रोविजन है भारत का संविधान, जब पढ़ने चलोगे पूरे भारत के संविधान का निचोड़ मैं पहले ही निकाल कर लेकर आ रहा हूँ और उसने यहाँ धीरे 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 करके एक एक पॉइंट में लिखूंगा और उसे समझाऊंगा ये क्या कहना चाह रहा। क्या इस तरह तुम्हें एकात्मक प्रावधान समझ में आगे? एकात्मक प्रावधान का मतलब वो भैया कि कहाँ केंद्र तुम्हें ज़्यादा मजबूत दिखाई देगा राज्यों की तुलना में। अगर जहाँ तुम्हें भारत के संविधान में केंद्र की मजबूती ज़्यादा दिखाई देगी राज्यों की तुलना में, तो ऐसे प्रावधान हमारे एकात्मक प्रावधान कहलाते हैं। और वो एकात्मक प्रावधान मुझे पहले ही आज पढ़ने बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही बात मैंने तुम्हें कल बताई थी, पढ़ाई में एक ही चीज़ सबसे बड़ी चीज़ जरूरी हो, स्टूडेंट लाइफ इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हो, स्टूडेंट लाइफ इज इक्वल्स टू डिसिप्लिन फोकस, प्लस डिसिप्लिन हो गया, फोकस हो गया, और उसके बाद डेडिकेशन हो गया। सही बात है। उसके पास एक तो अनुशासन होना चाहिए और उसके बाद उसका फोकस होना चाहिए, पूरा ध्यान पढ़ाई होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात हो डेडिकेशन, दृढ़ निश्चय। सही बात। और चौथी सबसे बड़ी बात हो क्या, प्लस कर लो सब चीज़। स्टूडेंट लाइफ की जिंदगी में अगर चीज़ नहीं है ना गायब, तो वह स्टूडेंट लाइफ नहीं है। इसी चीज़ को हम स्टूडेंट लाइफ कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है दृढ़ निश्चय और टारगेट भी जिसे कहते हैं। लक्ष्य होना जीवन में बहुत जरूरी है। जिस इंसान का लक्ष्य नहीं है ना, वो गया, उसका सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं भारतीय संविधान के अंदर एकात्मक प्रावधान समझते हैं कौन कौन से। भारत का संविधान जब पढ़ते हैं, एकात्मक प्रावधान का क्या मतलब हो? एकात्मक प्रावधान का मतलब है भारत के संविधान को पढ़ते वक्त केंद्र राज्यों की तुलना में कहाँ मजबूत दिखाई देगा, किन कंडीशन में, किन स्थिति में मजबूत दिखाई देगा। ऐसे प्रावधान, ऐसी बातें अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग लिखी हुई। भारतीय संविधान के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल है, 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद में तो वे कौन कौन से अनुच्छेद है जहाँ तक हम पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा यहाँ केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति और राज्यों के पास कम शक्ति, तो वही हमारे एकात्मक प्रावधान। 14-15 पॉइंट, आराम से 14-15 पॉइंट समझने और आराम से मेंस का एक उत्तर तैयार हो जाएगा। और वैसे वनडे एग्जाम के लिए तुम्हें बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी इसमें। वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और जो प्रीलिम्स है ना, उसमें भी बहुत काम की सारे के सारे फैक्ट जुबान पर याद होने चाहिए। लिखा होना तो अलग बात है, समझ कर फिर से याद कर लेना अलग बात है। जैसे जैसे मैं 5-7 समझा दूंगा फिर तुरंत तुम तो सुनने आऊँगा, बताओ मैंने क्या बताया अभी। एक एक करके पॉइंट सुनूंगा तुमसे, इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं है। ठीक, पहली खास बात, जब भारत का संविधान हम पढ़ने चलते हैं तो भारत, कल मैंने क्या बताया था तुम्हें, देखो भारत का संविधान है जो हमारे पास भारत का संविधान, भारत के संविधान में संघीय प्रकार की संघात्मकता है। भारत के संविधान में संघीय प्रकार की संघात्मकता है। यो भारत के संविधान में संघीय प्रकार की संघात्मकता, इसका मतलब जानते हो क्या हो? भारतीय संविधान में संघीय प्रकार की संघात्मकता, इसका मतलब हो, ध्यान से अगर तुम तमीज से देखोगे सर, इसके अंदर ना कुछ ना एकात्मक प्रावधान भी है, सही बात है, और कुछ ऐसे हो जो संघात्मक प्रावधान भी है। एकात्मक संघात्मक प्रावधान होने का मतलब कुछ शक्तियाँ तो राज्यों के केंद्र को दी गई और कुछ जगह तुम्हें राज्यों की शक्तियाँ दी, कुछ जगह दोनों को बराबर की शक्तियाँ दी गई। आओ समझते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ सेंटर होगा, सेंटर मतलब केंद्र, ये हमारे पास सेंटर हुआ। और दूसरे नंबर पर हमारे पास पता क्या हुआ? स्टेट हुआ। स्टेट मतलब क्या हो? राज्य। समझ में आया बात? यह उसके बाद यहाँ कुछ प्रावधान, भारत के संविधान में कुछ प्रावधान है नहीं है, ठीक, बहुत सारे प्रावधान है केंद्र सरकार के पास, बहुत सारे प्रावधान, 1 2 3 4, कुछ इस हद तक दोनों की मैचिंग हो रही नहीं हो रही, ठीक। तो यहाँ केंद्र और राज्यों को जहाँ बराबर की शक्ति दी गई, जिन प्रावधानों में बराबर की शक्ति दी गई, इसका मतलब केंद्र भी मजबूत है, राज्य भी मजबूत हो। कुछ जगह ऐसी राज्य मजबूत होगा, कुछ जगह ऐसी जहाँ केंद्र मजबूत होगा, और कुछ जगह ऐसी जहाँ दोनों ही मजबूत होंगे। इसे हम संघात्मक प्रावधान कहेंगे। यहाँ तक के जो प्रावधान है संघात्मक प्रावधान है। कौन से प्रावधान? संघात्मक। फेडरल प्रोविजन, सही बात है, फेडरल प्रोविजन है, संघात्मक प्रावधान है। संघात्मक प्रावधान याद रखिए बात है, प्रावधान मतलब प्रोविजन, याद रखिए बात है। और जो नीचे बच गए ना, इन्हें बोलते हैं एकात्मक प्रावधान। एकात्मक प्रावधान, इसी चीज पर बाहर के लोग पता क्या आरोप लगाते हैं, यार भारत का संविधान ना वो तो एक प्रकार का एकात्मक संविधान है। नहीं, कहना किसी भी तो साफ साफ कह के चले गए, इसमें संघात्मक के लक्षण भी और संघात्मक उसके लक्षण भी है। इसके अंदर ना ऐसी शक्तियाँ भी, ऐसी भी प्रावधान जो केंद्र के पास और ऐसी भी प्रावधान जो राज्यों के पास। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया भारत का संविधान एक प्रकार का अर्ध संघात्मक संविधान है।
ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा नहीं नहीं एक प्रकार का संघात्मक संविधान है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर करते ना, वे कहते हैं हमारे यहाँ अलग प्रकार की संघात्मकता, संघीय प्रकार की संघात्मकता हमारे यहाँ। अभी संघीय प्रकार की संघात्मकता उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास नहीं, इसके अंदर हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी मान चुका। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका इंटरप्रिटेशन करा और कहा कि हमारे यहाँ तो केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ दे रखी, तो एकात्मक प्रावधान ज़्यादा होंगे, तो उन्होंने पता क्या कहा, जो भारत के संविधान के अंदर एकात्मक प्रावधान है ना, वे भी भारतीय संविधान की संघात्मकता को ही प्रदर्शित करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। ऐसे कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे राज्य अलग हो जाएगा। चाह कभी राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर काम करना होगा, इसे संघात्मकता कहते हैं। और संघात्मकता फेडरलिज्म, इंग्लिश के एक वर्ड चलता है फेडरलिज्म, संघात्मक, संघवाद, फेडरलिज्म, सही बात क्या। तो फेडरल सिस्टम हमारे पास या संघीय व्यवस्था, जब मैं फेडरल सिस्टम बोलूँ तो संघीय व्यवस्था कहते हैं। अगर मैं कहता हूँ संघवाद, संघवाद एक प्रकार की विचारधारा जहाँ केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मिलकर काम करते हो। नीति आयोग जो वर्तमान समय में काम कर रहा है, जो योजना आयोग को रिप्लेस करके बनाया गया, वो इसी की तर्ज पर काम कर रहा है वर्तमान समय में, जिसे हम थिंक टैंक के रूप में भी जानते हैं। समझ में, जो नीति आयोग हमारे पास, या नीति आयोग काम कर रहा है ना हमारे यहाँ इस टाइम पर, 2015 में बना है, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग, वह एक संस्था, वह इसी अवधारणा पर काम कर रही है। सभी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो प्रधानमंत्री उस मीटिंग में बैठते हैं और आपस में सलाह मशवरा करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। सही बात है। मोदी जी नारा दिया था टीम इंडिया का। टीम इंडिया का मतलब सबको एक साथ लेकर चलना। इसका मतलब मोदी जी जब शुरू में आए थे, वे ना संघवाद की बात कर रहे थे और संघवाद को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। वह बात अलग है, उनकी सरकार में आते आते धीरे धीरे संघवाद कमजोर हुआ हो। संघवाद की हालत भी कुपोषण के जैसी दिखाई दे रही। दिल्ली की हालत देख लो क्या हुई, समझ नहीं बात है। तो राज्यों को साथ में लेकर चलना होगा। संघवाद एक प्रकार की विचारधारा हो, पता लग चुका क्या हो, फेडरलिज्म क्या प्रकार की विचारधारा। तो समझना होगा चीज़ों को। जब तक नहीं समझोगे ना, और जब तक तुम्हारे पास वर्ड नहीं होंगे, तुम 4 लाइन नहीं बोल सकते हो, तो लिख भी नहीं सकते तुम। लिखने के लिए बहुत जरूरी हो समझना और सुनना, सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली खास बात हो सुनना, उसके बाद फिर समझना, और समझने के बाद फिर लास्ट में लिखना। समझने की बात यार, हमारा दिमाग हमारे हाथ को फॉलो करो। ये तो हमारे संघात्मक प्रावधान होंगे, ये एकात्मक प्रावधान होंगे। तो आज मुझे ये समझना, भारत के संविधान के अंदर एकात्मक प्रावधान कौन कौन से, जहां तुम्हें केंद्र राज्यों की तुलना के अंदर ज्यादा शक्ति दिखाई देगी, जहां केंद्र के पास ना एकात्मक प्रावधान का मतलब ये सेंटर है, हाँ सर, सेंटर के पास, सेंटर के पास, सेंटर के पास, सेंटर के पास स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा शक्तियां, ज्यादा पावर। वे कौन कौन से प्रोविजन है, वे कौन कौन से आर्टिकल में प्रोविजन लिखे हुए, कौन कौन से संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेदों में बात लिखी हुई, जहां तो मुझे एकात्मकता प्रदर्शित होगी भारत के संविधान के अंदर, जहां केंद्र राज्यों की तुलना में ज्यादा मजबूत दिखाई देगा। क्या तुम जानना चाहते हो? पहला पॉइंट। पहला मैं दूसरे देशों के साथ तुलना करके बताऊंगा तुम, ताकि तुम्हें कभी कभी तुलना करके भी आ जाए। पेपर में 2021 में ऐसा सवाल आया था, भारत के संविधान की और जो अमेरिका के संविधान उसकी तुलना करके लिखना था, ऐसे भी सवाल आ जा। तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। सिविल सर्विस में जब ऐसे सवाल आवा ना, तो भी दो ही चैप्टर फिक्स हो। समझ बात है। तुम सोचो ना सिलेबस बहुत बड़ा, मैं बताता हूँ सिलेबस बड़ा नहीं है, उसके 4-5 चैप्टर फिक्स है। मैं बताता हूँ सिविल सर्विस में पॉलिटिकल साइंस में कहाँ तक सवाल आओ, टोटल इस बार भी 6 सवाल आए, तो उसके चैप्टर फिक्स 5-6 सवाल, हर साल 4-5-6 सवाल पूछेगा मेंस के अंदर। तो उसमें पता क्या उसके चैप्टर फिक्स है। जैसे मैं कहता हूँ जब मैं शुरू की 10 क्लास ले रहा हूँ ना, इस वाला सवाल तय है। दूसरे संविधान, देश के संविधान की तुलना कर देगा, तो कंपेयर करके पूछा, उसका भी सवाल फिक्स है। तो मेंस का सारा सिलेबस फिक्स हो। समझ बात यार। तो प्रीलिम्स अनप्रेडिक्ट हो, उसमें कैसे भी पूछ ले, इसलिए क्या हो, प्रीलिम्स में बार बार जो बुक पढ़नी पड़े। मैंने तुम्हें क्या रखा है ना, लक्ष्मीकांत को खूब पढ़ो अच्छे तरीके से, उससे फैक्ट क्लियर हो सारे के सारे A to Z। पहले अपना नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ने के बाद फिर लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ो। पैसा इन्वेस्ट करना हो किताब पर करो, कपड़ों पर नहीं। सही बात यार। आसपास इधर बकवास मत करो बिल्कुल भी, दूसरों के गिफ्टों पर पैसा बर्बाद ना करो। सही बात यार। अब इसका बर्थडे आएगा, इसे गिफ्ट दे दो, बुक दे दो, क्या जा रहा है, बुक दे दो ना, कोई मना थोड़ा ही कर रहा है। देवी को बुक से काम तो आगे इसके भविष्य में इसके। समझ आई बात है। तो इसलिए जरूरी हो बुक पढ़ना। बुक पढ़ने की जिसने आदत बना लेना, उन्हीं जीवन में मार खाता। समझ आई बात है। अब हम हिंदी मीडियम के छात्रों को क्या दिक्कत हो, हिंदी मीडियम के छात्रों को दिक्कत हो तो बुक पढ़ने की कभी आदत नहीं होती, कभी भी। इंग्लिश मीडियम के छात्रों को नहीं आती, तो अब तो PDF पे चले गए सारे के सारे। तो बुक पढ़ने की जिस आदत होगी, उसके पास शब्द होंगे, भाषा होगी अलग प्रकार की। समझ तो तुमने यहाँ ही लिया, तो इसलिए तुम्हारे पास बुक होनी बहुत जरूरी है। जब मार्केट में जाओ आराम से निकाल के ले आओ बुक जाकर। समझ आई बात है, ठीक। तो यहाँ केंद्र ना राज्यों की तुलना में जहां तुम्हें ज्यादा मजबूत दिखाई देगा, ऐसे प्रावधान को एकात्मक प्रावधान कहते हैं। एकात्मक प्रावधान क्या हो, क्या बताया मैंने, बता। संविधान के अंदर वे प्रावधान जहां केंद्र राज्यों की तुलना में मजबूत दिखाई देगा, ऐसे प्रावधान को एकात्मक प्रावधान कहते हैं। लेकिन हम ना, क्या हम इन एकात्मक प्रावधान के आधार पर ये कह सकते हैं, बहुत सारे 14-15 पॉइंट लिखेंगे हम, समझेंगे क्या उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं, बेसिस ऑन द यूनिटरी प्रोविजन यू कैन से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं है बात, नहीं समझ में आएगा? समझ में आ रही? सिंपल इंग्लिश है, ठीक है ठीक है। हम कह सकते हैं ध्यान से कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ना यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है।
ये एक प्रकार का एकात्मक संविधान नहीं है। कभी इतने सारे में पॉइंट बता दो तुम्हें और तुम पढ़ने बाद लगा ये तो सारा एकात्मक संविधान है। बाद में बताओ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने SR बॉम्बे 1994 वाले केस में कहा, केशवानंद भारती केस में कहा है बात, 24 अप्रैल 1973 वाला जो केस था उसमें साफ साफ सुनमक बताया सबके सामने कि इंडिया के अंदर हमारे पास एक अलग प्रकार की अद्भुत प्रकार की संघात्मकता, इसके अंदर जो एकात्मक प्रावधान हो वो भारत की संघीय प्रकृति के संघात्मक लक्षण, संघीय प्रकृति के सही बात यह फेडरल नेचर के उस फेडरल प्रॉपर्टीज, फेडरल नेचर के संघीय प्रकृति के संघात्मक लक्षण। याद रही ये बात है, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का कथन है। और सुप्रीम कोर्ट का कथन मतलब पूरे देश के लिए मान्य। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना सोनू भाई जी कल को प्रधानमंत्री बनेंगे तो बनेंगे, समझ बात है तो कह दो यार, इतनी सी बात कहनी है नहीं। चलो चले अब एक एक करके समझे, ठीक। अब मैं जो बात समझाऊंगा तुम उसमें ना, जो भी मैं बात समझाऊंगा 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट तुम बताना वहां तुम्हें केंद्र मजबूत दिखाई दे रहा है या राज्य मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर तुमने कहा गुरु जी यहाँ तो केंद्र ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, केंद्र का मतलब समझते हो मोदी सरकार, वर्तमान समय में जिसकी सरकार है, सही बात है। केंद्र जानते हो ना, ठीक है, कभी वर्त का केंद्र समझ लो वो नहीं है केंद्रीय, ठीक है। स्टेट राज्य मतलब ये हमारे जो राज्य 28 राज्य, मुझे कौन याद कर रहा है किसके कर्म फूट रहे सुबह सुबह, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। चलो पहले नंबर का पॉइंट, जब मैं पहला पॉइंट समझा कर हटूंगा ना तो तुम कहोगे हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी सही सही है जी, जिसमें तो केंद्र ज़्यादा मजबूत है जी। तो बताओ पहला पॉइंट समझाऊँ नहीं समझाऊँ है। पहला पॉइंट उदाहरण देखो, उत्तर भारत के संविधान के अंदर, भारत के संविधान के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। जहां तुलना करके लिखेगा, जहां अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है वहीं भारत के संविधान के अंदर इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान है। कौन सी नागरिकता का, समझिए बात है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हो बताओ, एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता, नागरिकता का प्रावधान। अच्छा बताओ, जब भारत के संविधान के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है, इससे क्या पता लगा, जब एकल नागरिकता का प्रावधान, कोई भी हमारे यहाँ राज्यों का नागरिक नहीं हो सकता। ना 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 ना, कभी सुना तुम कहाँ के नागरिक है, या लड़की से पूछा गया कहाँ की नागरिक है, जी मैं उत्तराखंड की नागरिक हूँ, तो चाटा इधर तो लगे इधर छपेगा, सही है। कभी सुना कभी इस तरह करके, लेकिन वहाँ अमेरिका में बोल सको इस तरह, वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एक ही व्यक्ति वहाँ केंद्र के, एक तो वहाँ केंद्र का भी नागरिक हो सके और वहाँ राज्यों का भी नागरिक होगा। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं कर रखी, पता लग चुका। इसका क्या मतलब होगा, वहाँ तो एक प्रकार का, वहाँ एक प्रकार की, वहाँ तो एक वहाँ अलग व्यवस्था, हमारे यहाँ अलग व्यवस्था। हमारे यहाँ इससे पता लगा केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है, केंद्र ज़्यादा मजबूत है, जो सेंटर में बैठा हुआ, समझ नहीं बात है। क्यों ऐसा हमने क्यों करा, इसीलिए करा देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके। क्या कहा मैंने, तो उसकी एकता अखंडता पर खतरा नहीं रहना चाहिए, संप्रभुता पे भी खतरा नहीं रहना चाहिए। संप्रभुता, सोवरेंटी, गारंटी नहीं सोवरेंटी, ठीक, याद रखिए बात है। दूसरे नंबर पर चले जाओ, उसके बाद एकल नागरिकता का प्रावधान कर रखा है हमारे यहाँ। क्या जब हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान कर रखा है, एक ही व्यक्ति एक भारत के अंदर कहीं भी किसी कोने में रह रहा है, वो केवल भारत का नागरिक होगा, राज्यों का नागरिक नहीं होने का। इसलिए पता लगा हमारे यहाँ केंद्र ज्यादा मजबूत है। अच्छा आया नहीं, हल्की हल्की खुशबू सी है, केंद्र ज्यादा मजबूत है। भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 352 पढ़ोगे तुम, अनुच्छेद कौन सा पढ़ोगे, 352। जब अनुच्छेद 352 पढ़ोगे, 352 पढ़ोगे तो 352 में क्या खास बात है, 352 में क्या रखा है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के समय, सही बात है, आपातकाल की घोषणा की जाती है तो राज्यों की शक्तियों का उपयोग केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है। ये बात समझ लो, ध्यान लगाएगा। अनुच्छेद 352 टोटल कितने आर्टिकल है उसमें, 395। तो 395 जो 300 नंबर, 352 नंबर का, एक तो 352 है, एक 356, एक 360, 3 आर्टिकल पढ़ने वाला हूं मैं, पढ़ाना ये सीधा डायरेक्ट पेपर में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के संविधान के राष्ट्रपति शासन से संबंधित है या नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है, तो हमारे पास अनुच्छेद 352 है। हाँ सर 352 है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जहां आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा। देखो ध्यान समझ लो, ये हमारे पास प्रेसिडेंट है, भारत के राष्ट्रपति हो गए, ये हमारे पास पीएम होंगे, पीएम साहब हो गए हमारे पास, ये ठीक, याद रहेगी बात ये। उसके बाद ये हमारे पास छोटे छोटे स्टेट हो गए, स्टेट, ये कौन हमारे पास, सेंटर हो गए, सेंटर में तो सेंटर में हमारे पास कौन है, पीएम होंगे। उसके बाद पीएम ना, पीएम ने प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहेंगे कि क्या, राष्ट्रपति को कहेंगे क्या कि जहाँ जहाँ राज्य ने, राज्यों के अंदर ना, पूरे देश के अंदर ना नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दो, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दो। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देंगे ना, तो जो स्टेट के पास पावर होगी, यहाँ के जो मुख्यमंत्री होंगे अब ये शांति से बैठे रहेंगे, ये कोई मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं करने के, चुपचाप सारी पावर सब
जितनी पावर है सारी की सारी पता किसके हाथों में चली जाएगी? केंद्र सरकार के हाथों में चली जाएगी। और जब केंद्र सरकार के हाथों में चली जाएगी, क्यों? अनुच्छेद 352 में लिख रखी है बात। और ऐसा क्यों लिख रखा है? ऐसा इसलिए लिख रखा है, कल को हमारे देश पर आक्रमण होगा, चाइना ने आक्रमण कर दिया तो ये चाइना ने आक्रमण कर दिया उत्तराखंड वालों को, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री क्या करेगा? सारी पावर तो उनके पास भाग जाएगी। देश में जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो राष्ट्रपति हो, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय पतकाल घोषित कर देंगे। राष्ट्रीय पतकाल घोषित करने के मैंने बहुत सारे तरीके बता रखे, आगे भी बताऊंगा। राष्ट्रीय पतकाल जब नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देंगे ना, जितनी भी इनके पास राज्यों के पास पावर थी, सारी विधायी शक्तियां और प्रशासनिक शक्तियां सारी की सारी केंद्र के पास चली जाएगी। इसका मतलब जब शहरी शक्तियां के पास चली जाएगी, मुख्यमंत्री कोई काम नहीं करने का, यहाँ का जो राय से दिया कोई नहीं है, कोई नहीं काम नहीं करने का। मजबूत कौन हो जाएगी? सेना काम करेगी। फिर यहाँ आर्मी आएगी, पुलिस सब बंद, बाहर में जाओ सब। वो ऑर्डर ऊपर तो सुनना पड़ेगा, नहीं सुनोगे तो मारे जाओगे। सही बात है, मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं है। सारी पावर चली गई नहीं मुख्यमंत्री की, किसके पास चली गई? केंद्र सरकार के पास। और केंद्र सरकार के पास चली गई, अब केंद्र सरकार जो फैसला देगी वो सबको मानना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ था 1975 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, उसने ठाठा के सबको जेल में डाल लेते। वहीं केंद्र सरकार में तो किसकी? इंदिरा गांधी की सरकार थी, इसलिए इंदिरा गांधी से सब डरते थे, ए टू जेड। एक एक नेता डरता, सबको जेल में डाला, सबको ए टू जेड, कोई सी भी पार्टी हो सब अंदर चलो। इसलिए इंदिरा गांधी की बहुत आलोचना करते हैं लोग, बहुत आलोचना नेशनल इमरजेंसी के आधार पर। कंगना रनौत ने उसके ऊपर पिक्चर भी तो बनाई थी कुछ दिन पहले, और रिलीज ही नहीं हुई। जाकर कभी जाकर सर्च करना, नेशनल इमरजेंसी यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे ना, 1975 में नेशनल इमरजेंसी में क्या हुआ था राष्ट्रीय पतकाल में, पूरी घटना देखना बैठ कर, समझ कितना दिलचस्प इतिहास है वहाँ का। इंदिरा गांधी को पता नहीं था कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 में ऐसा भी लिखा हुआ। असल में दिक्कत पता क्या थी? दिक्कत ये होती, उन्हें लगा था उनकी सरकार हारने वाली है। जब उनकी सरकार हारने वाली है ना, इंदिरा गांधी की, उसकी सरकार हारने वाली है, लोग बहुत रुष्ट हो चुके थे उनसे, बहुत निराश हो चुके थे। उसने सोचा मैं हारने वाली है, उसने पहले क्या करा, अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए चिंता के 1 साल का नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। ठीक है, आसपास बुलाया, अपने पीए को बुलाया, पर्सनल असिस्टेंट को। हाँ संविधान पढ़ रखा है? हाँ पढ़ रखा है मैडम संविधान पढ़। अच्छा क्या कुछ ऐसा जुगाड़ है नहीं जो मैं चुनाव जीत जाऊँ? उन्होंने कहा जीत तो नहीं सकते, लेकिन संविधान में अनुच्छेद 352 में इस तरह करके लिखा हुआ कि जो हो ना, आपने इस कार्यकाल को बढ़ा सके। हाँ नौकरी, हाँ चलो बता क्या करना पड़ेगा। उसने कहा राष्ट्रपति को यूँ कहना पड़ेगा जाकर, जो अब हम देश के अंदर ना आंतरिक विद्रोह हो रहा है, लोग जगह जगह दंगे कर रहे हैं, तो उसके आधार पर हम अनुच्छेद 352 में लिखा है राष्ट्रीय पतकाल घोषित कर सके। उसने कहा अच्छा मैडम, फिर ये दिक्कत भी खड़ी है, सारी पावर आपके पास आ जाएगी पूरे देश की। उसने कहा अच्छा यह बात है, चलिए भी करके देखोगे यहाँ। उसने कहा ठीक है, राष्ट्रपति को फोन करा। राष्ट्रपति कहने लगा मैं नहीं करने का काम। राष्ट्रपति ने मना कर दिया। अच्छा क्यों नहीं करने का? राष्ट्रपति ने कहा संविधान में लिखा हुआ। उसके पीए ने बताया क्योंकि संविधान में लिखा। अच्छा संविधान में लिखा हुआ कर नहीं सकते? फिर उन्होंने पूछा, इंदिरा गांधी ने अपने पीए को बोला इधर आ, तो पहले क्यों बताया राष्ट्रपति के पास पावर? पहले क्यों बताया राष्ट्रपति के पास पावर? तमीज नहीं है तुझे? मैडम मैंने एक काम करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति पहले पावर कम करनी पड़ेगी, जब जाकर वो राष्ट्रीय पतकाल घोषित करेगा। अच्छा उसने कहा एक काम करो। मैडम अब क्या करूँ? मैं एक काम करो, चलो संसद में मैडम संसद में तो फिर वो आपका साथ नहीं देने के। एक काम करो, ऑर्डिनेंस लाकर पास कर दो, अध्यादेश लाकर पास कर दो, अनुच्छेद 123 में इसका प्रावधान है, लाकर पास कर देंगे, बिल पास कर देंगे, चलो होगा। राष्ट्रपति की शक्तियाँ पहले कमजोर करी उन्होंने। सही बात, कमजोर करके पता क्या लिखा है? प्रधानमंत्री जो भी ऑर्डर देगा ना, वो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। पहले इतनी बदतमीजी करी, अब हाँ साइन करेगा नहीं जी, अब क्या कर सकूँ? साइन करे, साइन करते ही क्या हुआ, नेशनल इमरजेंसी घोषित, सब की वाट लगा दी। जो भी फालतू आकर मीडिया में बोलता ना ये क्या हो रहा है देश के अंदर, तो पता गांधी इंदिरा गांधी पता क्या कहती, पहले उसे उठाओ। ये आज जेल में जाना चाहिए किसी का। जो भी फालतू बोलता सीधा जेल में, जो भी फालतू बोलता सीधा जेल में। बड़े बड़े जितने भी नेता थे ना, विरोधी पार्टी जितने भी नेता थे, सीधे जेल में पहुंचाए उसने, आराम से जेल काट का नेशनल इमरजेंसी में। ठीक पता लग चुका। ये बताओ ये सारी पावर, ये सारा रोड़ा किसका? ये सारा रोड़ा पतली कमर का नहीं है, इसका 352 का। किसका? अनुच्छेद 352 में साफ साफ लिखा हुआ, जब भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यूं समझ जाओ राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेंगे, तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बाद जितने भी राज्यों की विधायी शक्तियां होगी, प्रशासनिक शक्तियां होगी, सारी शक्तियां केंद्र के पास ट्रांसफर हो जाएगी, चली जाएगी। क्या लगा? अनुच्छेद 352 को मुझे पढ़कर ऐसा लगा राज्यों का कोई मतलब नहीं बैठता, सेंटर ज्यादा मजबूत है। और जब सेंटर ज्यादा मजबूत है ना, तो कौन सा प्रावधान है? अब तो ताली बनती है, ताली बजा दो। मतलब यहाँ मेहंदी लगाने हट ताली बजा, ये क्या हो? मतलब क्या है? ताली बजानी आती है? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो अब 356 पे चलते हैं। किस पर? 356 पे। अच्छा अनुच्छेद 356 ये समझ में आया? 352 याद रखोगे ना? मुझे पता 7-8 दिन बाद भूल जाओगे।
चलिए मैंने कहानी सुनाई, बात तो नहीं भूलने के। ठीक, 300 अनुच्छेद 356 में क्या है? अनुच्छेद 356 में बता क्या क्या रखा है? अनुच्छेद 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रीय पदकाल अलग हो, राष्ट्रपति शासन अलग हो। राष्ट्रपति शासन में बता क्या हो? ये उत्तराखंड, हाँ सर उत्तराखंड, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, हाँ सर मुख्यमंत्री। 2016 में यहाँ के मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, हाँ सर हरीश रावत थे। अप्रैल का महीना चल रहा था, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार वहां थी केंद्र सरकार में। अभी अच्छी तरह काम नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने क्या आरोप लगाया ऊपर? केंद्र सरकार वालों ने पता क्या कहा? यूं कहा गया कि यहाँ न शासनिक प्रशासनिक कार्य अच्छी तरह नहीं हो पा रहे, घोटाले हो रहे, करप्शन हो रहे। इसका हवाला देकर इन पर ना उत्तराखंड चलाया नहीं जा रहा। ऊपर से जाकर अनुच्छेद 356 पढ़ा मोदी सरकार ने, मीटिंग करी होगी मोदी जी ने आपस में। उत्तराखंड मोदी ने पूछा, इसके 24-25 मंत्री सामने बैठे थे, मोदी जी ने पूछा होगा सामने, अमित शाह जी की बात बताओ जरा, उत्तराखंड में किसकी सरकार है? तो हमें नहीं पता किसकी सरकार है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, 28 राज्य। तो अच्छा कौन है मुख्यमंत्री? हरीश रावत है। लोग बहुत पसंद करो उसे और वोट भी बहुत दे उसे। अच्छा यह बात है, एक काम करते हो, कुछ ऐसा जुगाड़ है नहीं है कि जो इनकी सरकार को भंग करा जा सके? उसने कहा हाँ, तो एक बार इंदिरा गांधी ने कर दिया, तुम भी करके देख लो। अनुच्छेद 356 को पढ़ा, उनका पी आया मोदी जी का, संविधान पढ़ कर नहीं आया, संविधान पढ़ कर नहीं आया। हाँ जी संविधान तो पढ़ गया था, जब तो IAS बना। IAS का हाल है वो, IAS अधिकारी हो, ये IAS अधिकारी का हाल है। मजाक नहीं कर रहे? जी जी मैडम ऐसा ऐसा करो, जी 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 संविधान ही पढ़ गया? हाँ पढ़ गया था, और कल को तमीज से पढ़ गई है, कुछ ऐसा जुगाड़ है? उसने कहा हाँ है। तो क्या है कि अनुच्छेद 356 में लिखा हुआ उस एरिया के अंदर जहां हम उसका हवाला दे सके कि शासन प्रशासन अच्छी तरह नहीं चल रहा, शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी, ना तो वहाँ की पुलिस काम करती, ना कि वहाँ के संस्थान काम करते। तो हम इसी आधार पर अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य के अंदर, उस एक छोटे से एरिया के अंदर, राज्य के अंदर, पूरे देश में नहीं, उस राज्य के अंदर हम राष्ट्रपति शासन लगा सके। तो जो मुख्यमंत्री होगा ना, उसकी सारी पावर ट्रांसफर हो जाएगी मुख्यमंत्री की, किसके पास? केंद्र सरकार के पास। अरे अच्छा, मोदी ने कहा अरे मेरे लाल आ जा। इसी आधार पर उन्होंने तुरंत नेशनल इमरजेंसी, नेशनल नहीं, राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया। जब प्रेसिडेंट का शासन घोषित कर दिया तो क्या होगा? सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाएगी, केंद्र सरकार के पास चली जाएगी, राष्ट्रपति के पास चली जाएगी। राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रपति का शासन, और राष्ट्रपति किसके आधार पर कार्य करे? प्रधानमंत्री के आधार पर। हमारे देश में नाम मात्र का राष्ट्रपति, कहने का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो करेगा। सही बात है, इसलिए राष्ट्रपति को रबड़ की मोहर भी कहते हैं, रबड़ की मोहर। सही बात है, यूँ कहते हैं। हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति की पावर ऐसे, पता कैसे? प्रधानमंत्री जी मैं बैठ जाऊँ, हाँ बैठ जाओ। सही बात है, प्रधानमंत्री में खड़ा हो जाऊँ, यहाँ खड़ा हो जाओ, प्रधानमंत्री में इधर हो जाऊँ, हाँ इधर हो जाओ। चलो ऐसी शक्ति है राष्ट्रपति के पास हमारे यहाँ से। लेकिन अमेरिका के संविधान को पढ़ोगे, वहां राष्ट्रपति की शक्तियां नहीं है, यहाँ जो प्रधानमंत्री की शक्तियां, सारी शक्तियां हमारे राष्ट्रपति के पास है। इस तरह की समझ की बात है। पहले ये बात बताओ, समझ में नहीं है भैया? अच्छा ये बताओ, राष्ट्र अब तक अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी 3-4 बार घोषित हुई। 1962 का युद्ध होगा, चाइना ने हमारे पर आक्रमण कर दिया, पूरे देश में उन्होंने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी, राष्ट्रीय पदकाल घोषित कर दिया। सही बात है क्या? 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, तब हमने नेशनल इमरजेंसी घोषित करी। अब 4-5 साल बाद इंदिरा गांधी को पता नहीं क्या सूझा, उसने गाड़ी में अपना हैप्पी इमरजेंसी घोषित कर दूंगी। सही बात है, ठीक। मुझे लगा अगला वाले जो प्रधानमंत्री थे मोदी जी, अब अगर इस बार नहीं चुनाव नहीं जीतते ना, बाद में जाकर तो पक्का इमरजेंसी घोषित करेंगे। ठीक, 356 बजाओ, 356 पर 356 कहता है राष्ट्रपति शासन। अरे जम्मू कश्मीर में आए दिन राष्ट्रपति शासन लगा रहा था, वहां दंगे होते रहते। सही बात है, आए दिन राष्ट्रपति शासन, वहां नेट ठप, सब चीजें ठप कर देते, सारी पावर उनके पास चली जाती। वहां के जो बड़े बड़े नेता थे, मुख्य नेता, उन्हें भी उठाकर नजरबंद कर देते, डिटेन कर देते, उन्हें उठाकर 10-15 दिन पता ही नहीं कहाँ चले गए, अंदर कैद कर रखा, कोई मीडिया के सामने कोई बयान नहीं देना जाकर। इसलिए यहाँ राष्ट्रपति, यहाँ लगा था राष्ट्रपति शासन लगा था उत्तराखंड में, 2 बार लग चुका राष्ट्रपति शासन यहाँ से। लेकिन उस टाइम पर यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, और केंद्र बीजेपी की सरकार को चिड़ेंगे तो है आपस में। सही बात है, तो 356 होगा, और 356 के बाद तो राष्ट्रपति शासन भी लगा हुआ और राष्ट्रीय पदकाल भी लगा हुआ। राष्ट्रीय पदकाल नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस। चौथे नंबर पर जाओ, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 पता क्या कह रहा है? पता क्या कह रहा है? यूं कह रहा है ये वित्तीय पदकाल, आज तक नहीं लगा हमारे यहाँ वित्तीय पदकाल। वीडियो रुक गई, क्या हुआ बेलिया जो, चल चुप हो जा, बात ना करो, ठकुराई नहीं दे देखो। अनुच्छेद 360 संविधान बनाते वक्त, ठीक, संविधान बनाते वक्त अनुच्छेद 360 का भी प्रावधान करा गया। भाई ये भी लिख दिया गया है, इसमें पता क्या लिख रखा है? देश के अंदर
कहीं भी जब भारत के राष्ट्रपति को लगेगा कि भारत की स्थिति ज़्यादा खराब, 1991 में आ गई थी ऐसी स्थिति, आने नहीं दी, लेकिन फिर तो राष्ट्र देश के अंदर वित्तीय आपातकाल घोषित करा जा सके। देश के पास पैसा ही खत्म हो जाएगा, पैसा ही खत्म होगा, हालत बहुत बुरी हो जा, तो देश के अंदर ना वित्तीय आपातकाल भी घोषित करा जा सके। अच्छा क्या होगा जब वित्तीय आपातकाल घोषित कर दे तो क्या होगा, सोचने वाली बात है नहीं। हम अनुच्छेद 360 कह रहा है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत कौन लिखा रखा है, लिखा रखा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तब राज्य समस्त आर्थिक संसाधनों का दोहन केंद्र सत्ता के द्वारा वित्तीय आपातकाल से निपटने के लिए किया जाता है। मान लो कल को ये उत्तराखंड है, ये कहने लगा हमारे पास पैसा नहीं है, जितना पैसा था हमारा सारा खर्च कर दिया, ठीक, और हम घाटे में चल रहे हैं, तो इस एरिया के अंदर ना वित्तीय आपातकाल लगा जा सके। तो इसके जितने भी आर्थिक संसाधन होंगे सबका दोहन जो करने की शक्ति होगी केंद्र सरकार की होगी। अगर ये जितना भी पैसा तुम गाओ, तुम बस में गए बैठकर, सरकारी बस में, उत्तराखंड परिवहन निगम लिखा रहा है, तुम जाकर पैसा दोगे सारा का सारा, तो किसके पास जाएगा, उत्तराखंड सरकार के पास। क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ वित्तीय स्थिति चाहिए, उत्तराखंड की सरकार के धामी जी खाते में जाएगा वो, चला गया। ऐसे मान लो, इसे आसान भाषा में कह दो, कुछ भी तुम करोगे जाकर उत्तराखंड में, कुछ भी काम करोगे, तुम गए FRI में घूमने, तुमने 50 रुपये का टिकट कटवाया, टिकट कटवाया वो किसके पास गया, उत्तराखंड की सरकार के पास चला गया, उत्तराखंड की सरकार के पास चला गया, चलो उत्तराखंड की सरकार के पास चला गया, ठीक। लेकिन पता क्या होगा, सरकार पैसा कमा रही, हाँ सर, यहाँ बहुत सारी कंपनियां लगी हुई, ये कंपनियां लगा रखी, ये भी टैक्स देती है, कॉर्पोरेट टैक्स जिसे बोलते हैं वो देती है, 22% के आसपास हो रहा है, 30% के आसपास। तो 30% के आसपास जो कॉर्पोरेट टैक्स हो रहा है ना, वो हमारा निगम कर जो हो रहा है, वो सारा का सारा पैसा किसके, केंद्र सरकार के पास जा रहा है। हाँ सर, केंद्र सरकार के पास जा रहा है, राज्य सरकार के पास, ठीक। लेकिन अगर मैंने इस एरिया के अंदर वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया, एक भी पैसा राज्य सरकार के पास नहीं जाने का सारा पैसा केंद्र सरकार के पास जाएगा, केंद्र सरकार फिर यहां पैसा खर्च करेगी। समझ बात है क्या कहने को। तो वित्तीय आपातकाल घोषित अगर किसी राज्य के अंदर हो जा, तो उसका मतलब वो उसके आर्थिक संसाधनों का मुख्यमंत्री बना रहेगा, शांति से बैठा रहा, कौन दो जी मैं धामी जो पैसा है नहीं है ना, आप तो मिले पैसा, मजाक नहीं कर रहा, रिलेटेड बात बता रहा हूँ तुम्हें। वित्तीय, लेकिन आज तक उत्तराखंड के भारत के अंदर कभी भी किसी भी राज्य के अंदर वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं हुआ। लेकिन अगर वित्तीय आपातकाल घोषित हो जाए तो उसके राज्य के आर्थिक जितने भी संसाधन होंगे, जहां तक पैसा कमाने की मशीन है, जहां तो उत्तराखंड पैसा कमा रहा है, वो सारे का सारा किसके अंडर चला जाएगा, केंद्र सरकार के पास। फिर केंद्र सरकार मजबूत, इसे पढ़कर क्या लगा, केंद्र सरकार मजबूत है नहीं है। मैं भी कह रहा हूं, मैं क्या बात बताइए, हाँ किसी क्षेत्र के अंदर, किसी क्षेत्र में क्या राज्य का हो, किसी राज्य के अंदर वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया गया अनुच्छेद 360 के तहत, उस राज्य के आर्थिक संसाधनों का दोहन करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। इसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। अनुच्छेद 360 में लिख दिया बात। इस बात को पढ़कर क्या पता लगा, ये पता लगा केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत है राज्यों की तुलना में। कितना मजबूत होना है अनुच्छेद, अभी मैंने क्या बताया, जो भाषा बोल के बताइए भाई, भाषा बताओ। भारत में किसी राज्य तो जो क्या नाम है, जो राज्य की जो जितना भी वित्तीय संसाधन होंगे ना, उसका जो वो है ना, वित्तीय संसाधन, हाँ आर्थिक संसाधन नहीं बोल सकती, आर्थिक संसाधन बोलो, वित्तीय संसाधन कुछ भी बोल लो, वो करेगी, क्या नाम है, केंद्र सरकार करेगी। ऐसा पता लगा कि केंद्र सरकार मजबूत है। तू बता क्या बताया। राष्ट्रपति को अगर लगता है कि किसी राज्य में उसकी वित्तीय स्थिति खराब हो रही है, तो वो वहाँ पर वित्तीय आपातकाल। अच्छा, राष्ट्रपति को लगेगा या प्रधानमंत्री को लगेगा? प्रधानमंत्री को लगेगा। प्रधानमंत्री सलाह देंगे राष्ट्रपति को, समझ गए ना बात। उसके बाद तो वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, और वहाँ राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, शरीर तो ही है, दिमाग कहीं और। मामा जी बता के देख फॉर्म में बता, मैं क्या बताऊंगी, बताओ क्या बताओगे, बताओ। जनशक्ति से साथ है ना, उसमें लिखा हुआ कि अगर प्रधानमंत्री को लग रहा है किसी राज्य में वहाँ की सरकार है जो वो आर्थिक संसाधनों का मतलब कि वहाँ पर उनका वित्तीय विकास नहीं हो पा रहा, तो फिर वो क्या, वित्तीय विकास मतलब कि आर्थिक जो संसाधन है, ठीक है, उनका दोहन हो रहा है कुछ भी, मतलब अगर ऐसा लग रहा है तो वो राष्ट्रपति को बोलेंगे कि वहाँ पर क्या है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दो। फिर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेंगे अनुच्छेद 360 के तहत, और उसके तहत क्या होगा, जो राज्य सरकार की जितनी भी आर्थिक संसाधन होगा उनका जो क्रियान्वयन होगा, कुछ भी होगा, वो सब उन पर नियंत्रण केंद्र सरकार को आ जाएगा। ये तो क्या है, भाषा पढ़ेगा, लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेगा डेली जाकर जाएगा, मतलब वही है, मतलब कुछ नहीं है। पता है क्या बताया ठकुराइन, बता। यदि किसी राज्य में ना वित्तीय आपातकाल घोषित करना है, तो उस राज्य के वित्तीय आर्थिक संसाधनों का दोहन केंद्र सरकार करेगी, और इससे ना जो वित्तीय आपातकाल वित्तीय स्थिति सही करने में फायदा मिलेगा। तो बात तो वही है। लगा गई वित्तीय आपातकाल अब तक, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी।
अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी व्यक्ति के पास भी हो सकती है। एक बार मेरे पास कुछ दिन पहले फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई थी, सही में। फिर पता क्या हुआ, फिर मुझे अपने घर से पैसे मांगने पड़े। मैंने गोल्ड डी के भी 10,000 रुपये चुरा लिए मैंने गोल्ड डी के। जो आपने वापस भी नहीं करे। ठीक है, कोई बात नहीं, जब मैं थोड़ा सा अमीर बन जाऊंगा वापस कर दूंगा। 5वें नंबर पर जाओ। आपने राज्य गरीब कर दिया भैया। 5वें नंबर पर जाओ। ठीक, चलें? चलो ठीक है। जब भारत का संविधान पढ़ते पढ़ते एक दिन आप बहुत अंदर तक जाते लास्ट तक, एक इसमें ना, एक तो तुम पढ़ो 395 अनुच्छेद, एक पढ़ते हैं 12 अनुसूचियाँ। 395 आर्टिकल पढ़ते हैं, 12 हमारे पास शेड्यूल है, सही बात है, लिस्ट है हमारे पास। तो उसके अंदर एक कनकरन एक लिस्ट है हमारे पास, उसका नाम है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची है ना, जब 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल बोलते हैं, जो 7th शेड्यूल को पढ़ते हैं उसके अंदर 3 प्रकार की अनुसूची है। देखो 7वीं अनुसूची पढ़ोगे ना, सर 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे, देखो जो मैं बातें बताऊंगा ना उसमें तुम्हें यही बात निकल के आगे लास्ट में जाकर, यार यहाँ भी केंद्र मजबूत है। और जहाँ केंद्र मजबूत होगा वे कौन से प्रावधान है का, जितनी भी बातें बताऊंगा ना सब में तुम्हें एक ही चीज मजबूत दिखाई देगी, केंद्र मजबूत दिखाई देगा। 7वीं अनुसूची पढ़ोगे, हाँ सर 7वीं अनुसूची पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत हो रही। अच्छा एक बात बताओ, 7वीं अनुसूची के अंदर ना 3 अनुसूची हमारे पास, कितनी? एक तो हमारे पास बांट लेते हैं 3 प्रकार की अनुसूचियां। एक तो बांट दे संघ सूची। कौन सी? संघ सूची। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे यूनियन लिस्ट बोलते हैं, यूनियन लिस्ट। इसे बोलते हैं हम राज्य सूची। एक तीसरे नंबर पे यहाँ तो बहुत सवाल पूछे, ध्यान से सुनने अच्छे तरीके से। एक समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, कनकरन लिस्ट, इसे बोलते हैं स्टेट लिस्ट। ये क्या मतलब भला हो? अच्छा, जो संघ सूची ना, इसके अंदर पता कितने विषय, यानी मतलब जो हमारे पास केंद्र के अंदर लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, इधर हमारे राष्ट्रपति होंगे। लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, इधर राष्ट्रपति होंगे। इन्हें मिला के विधायपालिका बन जाएगी। इनका काम होगा कानून का निर्माण करना, इसे हम बोलते हैं केंद्र सरकार। हाँ सर केंद्र सरकार। लेकिन केंद्र सरकार कानून बनाती है, हाँ सरकार केंद्र सरकार कानून बनाती है, पूरे भारत के लोगों के लिए बनाती है। जब पूरे भारत के लोगों के लिए बनाएगी, क्या वो प्रधान के लिए कानून बना बैठेगी कि गांव का प्रधान किस तरह काम करेगा? वो केंद्र सरकार पे इतना टाइम रखा हुआ, इससे क्या हो जाएगा, समस्याएं खड़ी हो जाएगी भांति भांति प्रकार की। इसलिए क्या कर रखा है, भारत का संविधान जिन्होंने बनाया ना बहुत ही बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने विषयों का बंटवारा कर रखा है। तुम कौन हो जी? हम केंद्र सरकार है। अरे केंद्र सरकार में हो कौन? अजी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है। अच्छा, तुम्हें मिलाकर केंद्र सरकार बनती है। तो केंद्र सरकार ना कहते हैं, हम कहते हैं विधायपालिका। विधायपालिका कह दो, विधायपालिका काम विधेयक बनाना, कानून बनाना हो, लॉ बनाना हो, ठीक। अच्छा, इधर राज्य सरकार होगी। उसने कहा कुछ मैं संविधान हूँ, हाँ संविधान हूँ। मैं 7वीं अनुसूची मेरे पास, हाँ 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के मैं कुछ बातें बता रहा हूँ तुम्हें। ये केंद्र सरकार तुम्हारा यो काम होगा, इस विषय को देखकर इस पे कानून बनाना होगा। तुम कौन हो जी? मैं राज्य सरकार हूँ, मैं राज्य की विधायपालिका हूँ, राज्य की विधानसभा हूँ मैं। तुम कौन है जी? उत्तराखंड हूँ। उत्तराखंड के अंदर कितनी विधानसभा की सीट है जी? 70 सीट है। जब 70 सीट है ना, तुम्हारा काम ये होगा, हर राज्य के अंदर अलग हिसाब, अलग अलग राज्य, तो राज्य को अलग अलग विषय दे दिए गए और केंद्र सरकार को अलग विषय दे दिए गए। केंद्र को अलग विषय दे दिए गए, तुम इन पर काम करो, इन पे तुम्हें कानून बनाना। इसने जो राज्य है, इस अलग विषय दे देगा, तुम इन पर कानून बनाओगे। पता बीच में जाकर रख देंगे कुछ ऐसे विषय होंगे, तुम भी कानून बना दो, ये भी कानून बना दोगे और दोनों के कानून सामने रख देंगे। लेकिन बाद में जाकर पता चला दोनों के कानून में अगर विरोधाभास होगा, इसने कानून एक ही विषय पर, हमने कहा शिक्षा पर कानून बनाओ, तो शिक्षा पर उन्होंने कानून बनाया। 12वीं क्लास 2 साल की होगी। कितने साल? केंद्र सरकार ने कहा बच्चे को 12वीं क्लास में 2 साल तक पढ़ना पड़ेगा। राज्य सरकार कह रही 6 महीने पढ़ना पड़ेगा। अब दोनों के कानून टकरा गए। अब उनका कानून मानना, इनका कानून मानना, उनका मामला गड़बड़ हो जाएगा। बाद में जाकर संविधान में यही बात लिखी हुई है कि अगर 2 कानून आपस में जाकर टकरा जा, समझ बात है, तो बाद में जाकर केंद्र सरकार का कानून ही मानना पड़ेगा। अब बताओ किसके पास ज्यादा पावर? केंद्र सरकार, राज्य सरकार। मैं नहीं कर रहा ऐसा, संविधान ने ऐसा काम कर रखा है। किसने कर रखा है? बात समझ में आई? मैंने समझाया। अभी मैं पूछने जा रहा हूँ, तुम क्या बताया? केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी और कुछ बीच में होंगे। केंद्र सरकार को बोलते हैं संघ सरकार, संघ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। जब संविधान ने बंटवारा करा तो कुछ विषय ऐसे थे, इनके पास रखे, इन पर तुम कानून बनाओगे।
कुछ विषय ऐसे थे इनके पास रखे, इन पर तुम ही कानून बनाओगे। कुछ विषय बीच में ठग रख दिए, तू बना ये भी बना सको, तू बना ये भी बना। अगर तुम्हारे कानून बीच में आकर टकराए, तुमने कुछ और लिख दिया, इन्होंने कुछ और लिख दिया। उन्होंने कहा कि जो मेडिकल टर्मिनेंसी एक्ट हो, MTP एक्ट नाम सुना है, गर्भपात कानून, सही बात है। गर्भपात कानून में क्या हो, अगर कोई जो लड़कियां हों वे प्रेग्नेंट हो जा, शादी से पहले हो जा, सही बात है, ऐसी ऐसी गलतियां हो जा, भारत के अंदर अनेक प्रकार की पाई जा और विदेशों में पाई जा। तो उसकी एज थी कि जो उसका गर्भपात है ना, गर्भपात, तो गर्भपात जो करवाते हैं बाहर के विदेशों में, वो 24 सप्ताह था, 24 हफ्ते, 24 हफ्ते, 24 हफ्ते में देख लो कितने महीने बैठेंगे, सही, 24 हफ्ते में देख लो कितने महीने बैठेंगे, 3.5 महीने। अगर 3.5 महीने से उसके पेट में बच्चा पल रहा, तो उसका अगर उससे पहले ही गर्भपात करवा सके, अगर उसके बाद उसका गर्भपात करवाओगे तो महिला के शरीर पर अलग अलग प्रकार के इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए जरूरी हुआ उस कानून को बढ़ाकर ना उसकी सीमा को थोड़ा सा और बढ़ाया गया, क्योंकि वहाँ समस्या खड़ी हो गई थी। तो ये कानून बदलते जा सकते हैं, वहाँ का कुछ कानून कुछ, हम केंद्र सरकार ने कानून कुछ और बनाया, राज्य ने कुछ और बना रखा है, दोनों कानून आपस में टकरा गए। केंद्र सरकार कह रही कि है ना, अगर किसी के पेट में 4 महीने का बच्चा पल रहा, कितने का, 4 महीने का बच्चा पल रहा है, और यहाँ राज्य सरकार कह रही कि जो नहीं 6 महीने का बच्चा पल रहा है तब भी उसका गर्भपात करवा सको। अरे भाई 6 महीने का बच्चा गर्भपात करवाओगे, 6 महीने का बच्चा उसके अंदर पल रहा है, उसका गर्भपात करवाओगे तुम, तो इससे समस्या पता कितनी होगी। समस्या ऐसी होगी उस महिला का शरीर पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, उसका महिला का शरीर, और हो सकता है उसकी जान को भी खतरा हो सकता। तो इसका कानून गलत है नहीं है, तो दोनों कानून आपस में टकरा गए नहीं, एक ही विषय पर। ये कौन सा विषय, स्वास्थ्य संबंधित विषय पर दोनों ने कानून बनाए। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, हमारे यहाँ संविधान में ऐसी व्यवस्था कर रखी, ये इसका राज्य ने जो कानून बनाया वो पावरफुल नहीं होने का, उसने जो कानून बनाया वो पावरफुल होगा। संविधान ने उससे ज़्यादा शक्तियाँ दे दी, पता लग गया, ज़्यादा शक्तियाँ दे दी नहीं दे दी। तो जब केंद्र सरकार के पास भी ज़्यादा शक्तियाँ होगी तो इससे क्या पता चलेगा, हमारे यहाँ संविधान के अंदर ये भी एकात्मक प्रावधान है संविधान का, याद रहेगी बात है। केंद्र ज़्यादा मजबूत, जो मैंने बात बताई इस तक केंद्र सरकार मजबूत दिखाई दे रही है नहीं दे रही, बात समझ में। मैंने और भी डेप्थ में जाकर एग्जाम्पल देकर समझाया ताकि तुम अपनी बात को क्लियर कर सको, और भी मैं उदाहरण दे सकता हूँ, बात समझ में आई है। ऐसे हमारे यहाँ से चल रहे मुद्दे हैं, सही बात है। समलैंगिक संबंधों को लेकर कानून बनाना चाहते हैं, समलैंगिक संबंधों को लेकर इन्होंने कहा समलैंगिक संबंध सही है, केंद्र सरकार ने कहा समलैंगिक, 2 लड़के लड़की आपस में साथ साथ रह सकते हैं, 2 लड़की लड़की आपस में साथ साथ रह सकती है, केंद्र सरकार का कहना है। उत्तराखंड की राज्य सरकार, चलो हिंद इसे छोड़ो, लव जिहाद के मामले पर आ जाओ, सही बात है, लव जिहाद का मामला इसे छोड़ो, एक दूसरा मुद्दे पर कानून रखता हूँ। केंद्र सरकार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के, हमारे देश के अंदर किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, एक साथ रह सकता। उत्तराखंड की सरकार ने कानून बनाया लव जिहाद कानून, सही बात है, लव जिहाद कानून बनाया। उसने कहा, उत्तराखंड की सरकार कह रही उत्तराखंड के अंदर रहना होगा तो हिंदू मुस्लिम करना होगा, सही बात है। उन्होंने कहा कोई हिंदू लड़की मुस्लिम के साथ शादी कर सकती, कोई मुस्लिम हिंदू के साथ नहीं शादी कर सकता, सही बात है। उन्होंने कर दिया कि लव जिहाद कानून बना दिया। यह बात केंद्र सरकार ने भी उस पर कानून बना रखा है, दोनों कानून आपस में आकर टकरा गए। केंद्र सरकार कह रही तुम किसी के साथ शादी कर सको, ये कह रही नहीं कर सकते, दोनों कानून आपस में टकरा कर मामला जाएगा, मेरे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति उस बात को कोर्ट में घसीट कर लेकर जाएगा, ये मुद्दा हो रहा है। वही तो संविधान के आधार पर देखेंगे, संविधान के आधार पर जब चेक करेंगे तो बाद में जाकर पता क्या होगा, कानून जो यहाँ का होगा केंद्र सरकार का, उसको वरीयता दे दी जाएगी, इसके कानून को नकार दिया जाएगा। अगर केंद्र सरकार का भी कानून सही नहीं है ना, तो ये समझ जाओ उस सभी संविधान के आधार पर संविधान सामने रखकर चेक करा जाए, ये संविधान अच्छा लिख रखा है, जो गलत काटे से ये बातें चल रही है। हाँ मजाक नहीं कर रहा, उसी हद तक साफ कर देंगे। न्यायपालिका इसे बोल लो, न्यायपालिका इसे बोल लो जुडिशरी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सबका बाप है, घबराओ मत। जब तो अगर तुम्हारे पास साथ न्याय नहीं हो ना तो वहाँ मिलेगा, सही बात है। जब वहाँ की अदालत में न्याय नहीं मिलता तो वहाँ की अदालत में पक्का न्याय मिलेगा, समझ में बात है। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए ना तो हालत ऐसी जैसी जय भीम पिक्चर में संगनी की हो रही थी। याद रहेगी बात है, समझ में आया कुछ, क्या समझ में आया? तो मैंने 4-5 उदाहरण देकर तुम्हें क्लियर करने की कोशिश करी। इतना बताओ, चलो ज़्यादा आगे नहीं जाते, यूँ बताओ जो मैंने तुम्हें भी बात बताई, केंद्र सरकार का कानून सर्वोपरि होगा। अगर दो राज्य का केंद्र का कानून आपस में टकरा जा, ठीक, तो केंद्र सरकार का कानून सर्वोपरि होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया वो सर्वोपरि होगा। इससे क्या पता लगा कि हमारे यहाँ एक सेंटर के पास राज्यों की तुलना में, केंद्र के पास राज्यों की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ, और ये कौन सा प्रावधान हुआ फिर, एकात्मक। छह गलत है। हमारे पास है ना संघ सूची में, पता कितने विषय डाल रखे, संघ सूची में डाल रखे 97 होंगे, देखो हाँ 97 विषय वस्तु, 97 विषय वस्तु। इसका मतलब 97 विषय ऐसे उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार का होगा, केंद्र सरकार का होगा। राज्य सूची में कितने विषय पता, 41 बताओ, 66 थे कितने, 66 थे, अब कितने हो गए 61, घटाते रहे ना, इनकी संख्या बढ़कर 100 होगी। पहले 97 थे, इनकी संख्या बढ़कर 100 होगी।
इसका मतलब देखो बहुत सारे विषय केंद्र सरकार के पास है, यानी ज्यादा विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अब यहाँ देखो, हाँ राज्य सूची नहीं है, राज्य सूची में देखो 66 विषय वस्तु थी, घटा के 61 कर दी, और संवर्ती में पहले कितने थे 41, अब कितने हो गए 47 विषयों। अब यहाँ देखो केंद्र सरकार 100 विषयों पर कानून बना सके, राज्य सरकार 61 विषयों पर केवल कानून बनाएगी। और जो राज्य केंद्र राज्य दोनों, केंद्र राज्य समवर्ती सूची से तो बोलो कनकरनल लिस्ट जिसे बोलते हैं, 47 विषयों पर जो सर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। अगर दोनों में कंट्राडिक्शन होगा, दोनों में विरोधाभास होगा, दोनों का कानून आपस में टक्कर आ गए, तो फिर भी केंद्र सरकार का ही कानून सर्वोपरि होगा। इससे ये बात इंगित होती है, प्रदर्शित होती है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ केंद्र की सर्वोच्चता है। ये बात 7वीं अनुसूची को पढ़कर मुझे साफ साफ झलक आ रही, सुनमक नहीं बताने का, सही बात है, खुद ही अंदर से फील होना चाहिए। अब तक मैंने 5 बात बताई, तुम 5 की 5 बातें समझ में आ गई क्या? केंद्र यहाँ सर्वोपरि है। सिविल सर्विस वाले बच्चे की जुबान पढ़ रहे हैं, जब सिविल सर्विस वाला बच्चा पीछे से वाला बच्चा लिखना बैठ कर जाकर उसकी जुबान पर भारतीय कैसे लिखना, भारतीय संविधान के अंदर एक जहाँ अमेरिका के तुलना कर जिस बच्चे की तुलना अच्छी होगी ना उसका नंबर ऑटोमेटिक अच्छा होगा, और उसके उत्तर के अंदर ना प्रमाणिकता आ गई, सही बात है, और उसकी वो नॉलेज को प्रदर्शित करेगा। कैसे लिखना, भारतीय संविधान में एकात्मक प्रावधान, हेडिंग बना ली, पहला पॉइंट ऐसे लिखेंगे, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के आधार पर भारतीय संविधान के अंदर केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई तथा राज्यों को कम शक्तियां दी गई हैं। कुछ ऐसे प्रावधान है जहां केंद्र राज्यों, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसे प्रावधान है जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। क्यों नहीं मिलेंगे नंबर, आराम से मिलेंगे। कैसे लिखेंगे, भारतीय संविधान के अंदर जहां अमेरिका के, ऐसे तुलना करके, जहां अमेरिका के संविधान में एक दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, वहीं भारत के संविधान में एक सिंगल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ताकि भारत की एकता अखंडता को क्षुण्ण बनाए रखा जा सके। एक लाइन में अपनी तरफ से भी जोड़ दी इसमें, समझ गए ना, क्या उस पढ़ने वाला क्या माइंड सेट होगा उसका, ऐसे करके तो लिखा था। और क्या है उसके बाद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर तो कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर देश के अंदर राष्ट्रीय पदकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय पदकाल की घोषणा होने पर पूरे देश के राज्यों की विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का विधायी और प्रशासनिक शक्तियां केंद्र सरकार के पास समाहित हो जाती है। ऐसा करके लिखेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे नंबर, जाकर समझ में आई बात है। अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगाया जा, राष्ट्रपति शासन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति शासन के तहत यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस राज्य की समस्त विधायी शक्तियां, विधायी प्रशासनिक और कार्यपालिका की शक्तियां केंद्र सरकार में समाहित हो जाती है। यही तो लिखा हुआ, और क्या है, सही बात है। और वित्तीय आपातकाल भी ऐसे लिखना, अगर देश के अंदर, राज्य के अंदर जो वित्तीय पर उसके आर्थिक संसाधन पूरी तरह काम नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब वो सारे के सारे आर्थिक संसाधनों का दोहन करने की जो शक्ति होगी केंद्र सरकार के पास चली जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, 7वीं अनुसूची आएगी, और 7वीं अनुसूची में क्या 97 विषय वस्तु किसके पास थी, मूल रूप से जब संविधान बनाया था संघ सरकार के पास थी। 66 विषय वस्तु किसके पास थी, राज्यों के, और 41। अब ज्यादा विषय किसके पास है, केंद्र के, राज्यों के, या दोनों के? तो बताओ यहाँ मजबूत कौन, और जहाँ केंद्र मजबूत होगा राज्य कमजोर होगा, वो कौन सा प्रावधान होगा? अच्छी चीजें समझने में टाइम लगेगा, याद रखना बात है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आगे चलो। अच्छा, कितने हो गए? 5 हो गए, 6 हो गए? 5, छठा देखो, सुनो सारे के सारे अभी तुमसे आंख बंद कर सुनाना पड़ेगा तुम्हें, सुना ही बात है, ताकि मैं चाटा मार सकूँ गाल पे आकर बात ना करो सुनो, अगर केंद्र सरकार को कभी भी ऐसा लगा कि एक कानून बनाया जा रहा और राज्य सरकार बना रही, उत्तराखंड की सरकार ने कानून बनाया, पता क्या कि हम चाइना के साथ व्यापार करेंगे, उत्तराखंड की सरकार ने कानून बनाया, यह बात पता लगी केंद्र सरकार को। किससे पता लगी? सही बात है। केंद्र सरकार तुरंत वहाँ से राज्यसभा के अंदर जो प्रस्ताव पारित करके, कई बार प्रस्ताव पारित करके भेजेगी, इनका कानून खारिज कर दिया जाएगा, उनका कानून मान्य नहीं होगा। किसका कानून बनाना? केंद्र सरकार का। अनुच्छेद 249 यही बात को क्या हुआ,
राज्यसभा इनिशिएट करेगी, पहल करेगी, इनिशिएट करने में पहल करेगी। राज्यसभा साहब कहेगी बेटा औकात में रहो, तमीज में रहो, और अगली बार कानून बनाना ना तो मैंने तो पूछ कर बनाना पहला कानून। कभी पता भी तुम कहाँ कानून बना रहे हो, संविधान नहीं पढ़ के आए तुम? जी पढ़ के आए थे। राज्य सूची के विषय पर कानून बना, सिर्फ राज्य सूची के विषय कौन से हो? राज्य उत्तराखंड को कानून बनाने ना, अपने नुगाया उत्तराखंड वालों अपने प्रधानों के ऊपर कानून बना ले जाएगा। कभी देखो देश के लिए कानून बनवाओ, उत्तराखंड की सरकार जो देश के लिए कानून बनाना गया, हमारे देश के लिए कानून बनाना गया, चाटे गाल पर लगेंगे उत्तराखंड की सरकार के। क्यों लगेंगे? संविधान ने दिया ही नहीं। तो सारा रोड़ा संविधान का। जो बात संविधान के अंदर लिखी थी ना, बस सर्वोपरि है, सबसे बड़ा कानून है वो। मैं तो जब कह रहा हूँ अम्बेडकर जी को, अरे अम्बेडकर जी एक आर्टिकल 396 आर्टिकल लिख देते, आने वाले टाइम पर 2025 के बाद देश का प्रधानमंत्री सोनू भाई जी होंगे। सही बात है, और अनंत काल तक बने रहेंगे। एक आर्टिकल लिख देते तो क्या जा रहा है, बस एक लाइन तो जोड़नी थी, बस एक। कितना मजा आता है यार। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो क्या सीखा जा सके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या सीखा जा सके पता? कि तुम देश के अंदर, हमारे देश के अंदर वो डेमोक्रेसी है कि अगर तुम चाय भी बेचते हो झुग्गी झोपड़ी में बैठकर, तुम्हारे अंदर क्षमता, तुम भी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखा जा सके, हर व्यक्ति से सीखा जा सके। सही बात है, यह हमारी डेमोक्रेसी है, इतनी ताकत हमारी डेमोक्रेसी में। हर व्यक्ति से सीखो। सही बात है, अपना माइंड है ना 24 घंटे ओपन रखो और चीज़ों को ना ऑब्जर्व करना सीखो। ऑब्जर्व, मान लो देखो अगर तुम कहीं भी जाते हो ना तो शांत रहना सीखो। एक लड़की आई हमारे पास, पता क्या बोल ली? मुझे आपकी तरह बोलना सीखना, पढ़ाना सीखना। मैं एक ही बात बोल रहा, मेरी की तरह चुप रहना सीख लो बस। सही बात है, तो सब चीज़ें सीख जाएगी बाद में जाकर। किसी मुद्दों पर शांत रहना सीखोगे, ज़्यादा बढ़िया रहोगे, अच्छा रहोगे। कहीं भी मान लो आपस में 4-5 लोग आपस में बात कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें पता लग जाए ना कि यहाँ इसमें तुम्हारे कुछ काम करनी है, तो हाथ में हाथ ऐसे डाल दो, चुपचाप शांति से खड़े हो जाओ और मुस्कुराओ सिर्फ, और कुछ नहीं। 6 नंबर बताओ। हेलो सुनो, अनुच्छेद 249 पढ़ लिया ना अभी? अरे सुनो, एक फ्रेंड थी मेरी ऐसे ही बोलती थी, अनुच्छेद 352 नहीं 252। हेलो, अनुच्छेद 252 पता क्या कह रहा? अनुच्छेद 252 यूँ कह रहा, पता क्या कह रहा? यूँ कह रहा सुनो, अगर कभी भी 2 राज्यों के बीच एक ही विषय को लेकर झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, सही बात है, एक ही विषय पर दोनों ने कानून बनाया, केंद्र सरकार ने बनाया और राज्य सरकार ने बनाया, केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया, राज्य सरकार ने बनाया, दोनों के बीच में कंट्राडिक्शंस हो गया, विरोधाभास हो गया, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। अब दिक्कत यह आ जाएगी, अनुच्छेद 252 पता क्या क्या चला गया? उन्होंने कह रहा एक काम करेंगे, राज्यों का कानून नहीं मानेंगे, केंद्र का कानून मानेंगे। ये 252 साथ सुन के लिखी हुई है बात है। अच्छा 2 राज्यों के बीच में, अच्छा 2 राज्यों के बीच, स्टेट के बीच में, अरे यो देखो 2 राज्य स्टेट 2 राज्यों के बीच में अगर कानून बनाया गया, एक राज्य ने कानून बना दिया, एक राज्य ने कहा, उत्तराखंड की सरकार ने कानून बनाया, मान लो ध्यान लगाकर, उत्तराखंड की सरकार ने कानून बनाया, पता क्या ये बनाया कि यहाँ 12वीं क्लास तक की जितने भी बच्चे होंगे टोटल, सबकी पढ़ाई फ्री होगी और सबके स्कूल इंग्लिश मीडियम होंगे, 1 रुपया किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, कॉपी किताब सब फ्री होगी, डांस भी फ्री होगा और इंग्लैंड घुमाने ले जाया जाएगा। याद रही बात? उत्तराखंड की सरकार ने बनाया हो, ठीक, सपने में सोच लो, ऐसा बनने का तो है नहीं बिल्कुल भी। और यूपी की सरकार ने पता क्या बनाया? यहाँ जितने भी स्कूल होंगे ना, सारे के सारे जितने भी स्कूल होंगे सारे के सारे सरकारी होंगे, और जो सरकारी होंगे ना, उन सरकारी स्कूलों में दाल चावल मिलेंगे, पढ़े बड़े कुछ नहीं होंगे। ये यूपी सरकार ने बनाया। कितने कानून होंगे? दोनों के कानून आपस में टकरा गए, दोनों लड़ते रहे, तेरा कानूनी हो मेरा कानूनी हो, तेरा कानूनी हो मेरा, दोनों ने बोला केंद्र सरकार ने कहा अभी इधर आओ, मोदी ने बोला बेटे इधर आओ, कौन कौन है जी? योगी जी हैं, इधर आओ, चाटा गाल पे लगा, ऐसे कानून बनाते हैं, धमी बेटे इधर आओ, दोनों बैठो, जी बताओ बेटे बताओ, तुम 252 नहीं पढ़ गए? जी पढ़ गए थे। अच्छा क्या लिखा हुआ?
कि जब दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाने की विषय को लेकर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। चलो दोनों अपने कानून यहाँ रखो, भाग जाओ, चलो काम करो, जाओ, समझ की बात है। दोनों फाड़ के फेंक देंगे, दोनों अच्छी बात इसकी निकाल कर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और केंद्र सरकार का जो कानून होगा वो सर्वोपरि होगा, फिर केंद्र मजबूत हो जाएगा। अनुच्छेद 252 केंद्र सरकार को फिर पावर देकर चला गया। समझ बात है। दो राज्यों के बीच में अगर विवाद हो जा तो वहां केंद्र कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। यह बात भी अनुच्छेद 252 में लिखी हुई, केंद्र को मजबूती मिलेगी भैया। और चलो अनुच्छेद 253 क्या है बताओ, 253 क्या है बताओ। अनुच्छेद 253 जो इससे रिलेटेड होंगे ना सारे आर्टिकल पहले जाएंगे, बताओ क्या है 253। सरकार किसी विदेशी राष्ट्र के साथ संधि में रखती है तो राज्य को अगर मान्य नहीं है ना वो कानून मानना पड़ेगा। संघ सरकार यानी केंद्र सरकार ने चाइना के साथ संधि कर ली। सही बात है, संधि कर ली। पता क्या है, संधि नहीं कर ली, संधि कर ली। और संधि ये कर ली कि जो हमारे उत्तरकाशी है ना, उत्तरकाशी तो एक दर्रा पड़ा, वहां से उस दर्रे में को व्यापार डेली होगा आसपास। क्या नाम बोला उसका, संकटनी बोल, थांगला दर्रे से जो व्यापार होगा डेली का डेली, जो व्यापार होगा इधर से भी वे भी आ सके, ये भी आ सके, संधि कर ली हमने। लेकिन केंद्र सरकार जो उत्तराखंड की सरकार है उसे ये बात माननी नहीं है, मान्य हो या ना हो, केंद्र सरकार ने कह दिया ना तो माननी पड़ेगी, क्योंकि चाइना के साथ हमारा एग्रीमेंट हो रखा है। रास्ता देना पड़ेगा राज्य सरकार को। राज्य उत्तराखंड की सरकार कहने लगी हम तो नहीं रास्ता देते, अब केंद्र सरकार को कह रहे हैं। धामी जी ने कहा, धामी जी कौन, मुख्यमंत्री हमारे कौन है, प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कानून बनाया, एक काम करो कल को व्यापार होगा यहाँ, तो एक कॉरिडोर निकाला जा रहा है, एक रास्ता बनाया जा रहा है उत्तराखंड मुख होते होते फिर देहरादून मुख होते होते, जो व्यापार होगा धीरे धीरे पाकिस्तान तक होगा, पाकिस्तान तक जा सके, पाकिस्तान जा सके, यूरोप में जा सके, अपना सामान ले गए। जो राज्य सरकार है ना यह मना नहीं कर सकती है। क्यों, क्योंकि केंद्र सरकार ने संधि करी चाइना के साथ, ये बात पहले तय होगी, उनके डॉक्यूमेंट में लिखी हुई, तो राज्य मना नहीं कर सकता। अगर ये 253 ना होता तो कोई भी राज्य मना कर देता। समझ की बात है, बात याद रखी बात है। आराम से तुम कॉरिडोर निकाल कर और अपना सामान चाइना के पास भेजो जा सको, हम टैक्सी देंगे तुमसे, इस रास्ते में से हमारी कमाई हो जाएगी। रास्ते में सामान तो लेकर जाना तुम अपना, यार इतना लंबा रूट क्यों ले फॉलो कर आओ, तुम आओ हमारे यहाँ को निकल के चले आओ उत्तरकाशी में को, देहरादून में को होते हुए, और फिर यहाँ से यूपी में को होते हुए दो चार राज्य और पार करो, पंजाब स्टेट पार करो, सीधा पाकिस्तान अफगानिस्तान पार करो, फिर यूरोप में चले जाओ। समझ बात क्या। चाइना के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ, क्या राज्य सरकार बीच में आ गई, नहीं आ सकती। मजबूत कौन होगा, मजबूत होगा केंद्र सरकार। कौन होगा, अनुच्छेद 253 में यही कहा गया, अगर दो देशों के बीच में संधि हो तो जो राज्य सरकार को भी वह संधि माननी पड़ेगी। वह संधि का मतलब समझौता, एक प्रकार का एग्रीमेंट। और संधि उसे कहते हैं जिसे हम चाह कभी तोड़ नहीं सकते। एक बार एग्रीमेंट कर दिया ना तो उसमें बात लिखी हुई, चाह कभी राज्य लग नहीं हो सकता, उसे संधि बोलते हैं। समझ बात है। राज्य मतलब हमारा केंद्र सरकार, वो लग नहीं हो सकती, वो राज्य को भी माननी पड़ेगी, फिर वह संधि उसे ही फॉलो करनी पड़ेगी। क्या पता लगा है, क्या मजबूत हमारे यहाँ से केंद्र सरकार में, याद रही बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा भाई साहब, हाँ सर और कुछ बताओ। अच्छा सुनो, अनुच्छेद कभी 155 पढ़ना। कौन सा 155 पता क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल हो जिसे गवर्नर साहब बोल रहे हो, गवर्नर साहब की जो नियुक्ति हो, इनका जो अपॉइंटमेंट हो वो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल कैसे बनते हैं, राज्यपाल देखो कैसे बनते हैं। पहली बात तो तुम IAS अधिकारी बन जाओ, ऐसे राज्यपाल बहुत मस्त जिंदगी राज्यपाल की, सबसे कम लोडिंग है राज्यपाल के ऊपर। अगर बनने का मौका मिले तो राज्यपाल बनो, समझ आएगी बात क्या। ठीक, राज्यपाल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, केंद्र सरकार जिसे चाहेगी उसे राज्यपाल बना देगी। और केंद्र सरकार में कौन बनाएंगे, प्रधानमंत्री जी। अब प्रधानमंत्री जी किसे कहेंगे, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति यहाँ नाम मात्र का हो, सही बात, यहाँ राष्ट्रपति के नाम तक कार्य हो, इसलिए राष्ट्रपति भारत के अंदर नाम मात्र का कार्य करता हो। समझ आई बात है। केंद्र सरकार पता किसे कहेगी, मोदी जी कहेंगे चलो उस राज्य, सोनू जी है ना IAS अधिकारी थे, ये रिटायरमेंट हो गए, चलो इन्हें ना उत्तराखंड का राज्यपाल बना दो। क्या नहीं लगा, गाड़ी बंगला ऐसो आराम की जिंदगी, बस एक आधा साइन कर दिया, किसी कानून पर आया, कभी 6 महीने में एक बिल पास हो आराम, तो ऐस की जिंदगी काटते इंसान राज्यपाल बनने के बावजूद। पावर ही पावर, चारों तरफ पैसा ही पैसा बरसता राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति पता क्या हो, कौन कर, राज्यपाल को हटाया भी जा सकता, हटाएगा कौन, केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार किसे कहेगी, राष्ट्रपति को। और फिर यहाँ भी कौन पावरफुल दिखाई दे रहा है, केंद्र सरकार।
आया समझ, जितने भी राज्यपाल है ना, अलग 28 राज्य होंगे, इनके गवर्नर की जो नियुक्ति होगी, इनका अपॉइंटमेंट पता किसने कर रखा है? राष्ट्रपति ने कर रखा है। और राष्ट्रपति ने किसकी सिफारिश पर कर रखा है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री ने कहो बार बार मंत्रिपरिषद कहो, अब मंत्रिपरिषद का जो मुखिया हो ना, मंत्रिपरिषद के अंदर 24-25 मंत्री हो, वो प्रधानमंत्री हो, इसलिए बार बार मैं प्रधानमंत्री कहता हूँ। इसलिए जितनी महीना है ना, उठ कर रोज सुबह को जो गाली देगा मोदी को दे, सीधी गाली, ज़्यादा पब्लिक तो उसके पास ही, समझ बात है। इसलिए कहा जाता है ना, अगर व्यक्ति तुमसे कोई चिढ़ रहा ना, तो इंसान उसी पेड़ पर पत्थर मारेगा जो जिस पर फल लगते हैं। सूखे पेड़ पर कोई पत्थर मारता देखा थोड़ा ही ना, सही बात है। अगर तो तुम्हें कुछ बोल रहा है ना, तो समझ जाओ पता क्या, तुम वो पेड़ हो जिस पर फल लगे हुए सच में, जिसके अंदर मिठास है। जो कुछ भी बोल रहा तुम इग्नोर करो। सूखे पेड़ पर कोई पत्थर मारता देखा है, उसे बेवकूफ़ी बताएगा कोई। अगर तो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा ना, और साधारण तुम्हारी जिंदगी चल रही, तो इसका मतलब साधारण आदमी है, कुछ नहीं है तुम। अगर लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं ना, समझ जाओ तुम्हारी प्रसिद्धि बढ़ रही। सही बात है। इस बात का प्रतीक मजाक नहीं कर रहा। किसी व्यक्ति की आलोचना इस बात का प्रतीक है, वो व्यक्ति कुछ नया करने जा रहा। किसी भी व्यक्ति की ध्यान से सुन लेना, आई रिपीट अगेन माई सेंटेंस, लिसन मी केयरफुली एवरी कैंडिडेट, ध्यान से सुनना। किसी भी व्यक्ति की आलोचना इस बात का प्रतीक हो कि उस व्यक्ति की प्रसिद्धि बढ़ रही। आलोचना जानते हो, अगर कोई किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज किया जा रहा ना, इसका मतलब हो उस व्यक्ति की लगातार प्रसिद्धि बढ़ रही। जब किसी भी दार्शनिक के बारे में पढ़ने का मौका मिले तुम्हें, उस दार्शनिक के आलोचक के रूप में एक व्यक्ति जरूर खड़ा हुआ, लेकिन वो व्यक्ति फेमस भी तो हुआ। अरस्तु को देखो, अरस्तु के इतने सारे आलोचक हो गए। किसी भी देखो, चारवाक को देखो, उसके बहुत सारे आलोचक खड़े हो गए। किसी भी व्यक्ति को देखो तुम जाकर, जो भी व्यक्ति महान व्यक्ति है इस दुनिया में, पक्की बात है उसके अगेंस्ट भी लोग खड़े हो गए। समझ गए? कभी भी देख लो तुम जाकर, तुम कोई भी काम करने जाओगे तो तैयार रहना आलोचना सहने के लिए तैयार रहना। आलोचक उस समाज के अंदर खड़े ही होंगे, समझ की बात है। कभी उन तो लेकिन निराश मत होना, ठीक। पता क्या, इस बात के लिए खुश होना कि मेरी प्रसिद्धि बढ़ रही, समझ में आई बात है। तैयार रहना, कुछ भी नया करने जा रहे हो आलोचना सहने के लिए। और यही समाज का नियम हो, समझ बात है। ये समाज सोसाइटी तुम्हें क्या देगी? ठीक है, कुछ नहीं दे सकती है, ठीक। समाज सोसाइटी को ना एक मोटिवेशनल फैक्टर बनाकर तब यूज करो, सर याद रखना बात है। कोई भी तुम्हें कुछ कह रहा है ना, पलट के जवाब मत दो बिल्कुल भी, मेहनत करो और आगे जाओ, यही सोसाइटी का नियम हो। चले, समझ बात है। कितने हो गए अनुच्छेद? 155, बस 2-4 और इसे भी समझ लो। एक 256 ना, एक 257, इसे भी समझ लो यार। एक तो हमारे पास 256 अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 256 आर्टिकल 256, और एक 257। नोट्स में सब लिखा हुआ है ना? बताओ 256 257 में क्या लिखा हुआ है, बताओ। मतलब जो केंद्र सरकार है ना भाई, जब कोरोना लग गया था, कोरोना जब लग गया था, मोदी जी क्या आए थे, भाइयों बहनों आज शाम को अपने घर में बैठ के ना तुमको क्या बजानी, थाली बजानी। इसकी आलोचना करी लोगों ने, सही बात है। और अपने घर की लाइट बंद कर देनी होगी, इससे कोरोना भाग जाएगा। वाह वाह मोदी जी वाह। देश का प्रधानमंत्री जब ऐसी बातें करोगे तो क्या होगा? इसे तो बोलते हैं महान देश, समझ बात है। इतने महान व्यक्ति हमारे देश के। ये किसी जमाने में राजनीति किस स्तर पर हुआ करती थी, अगर तुम्हें देखना हो ना तो कभी सन 2000 से पहले की राजनीति देखना, अटल बिहारी वाजपेयी की पहले की राजनीति। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे की आलोचना भी करते थे ना तो नफरत नहीं करते थे। आज की राजनीति को मैं देखता हूँ ना तो उसके अंदर तो नफरत आई, नफरत एक अलग प्रकार से जन्म ली और व्यक्ति को बांट दिया। व्यक्ति कभी नहीं बढ़ना चाहिए। सन 2000 से पहले की कभी राजनीति देखना, पॉलिटिक्स देखना, उनके भाषण देखना कभी भी। व्यक्ति अगर कोई तुम्हारी आलोचना हो रही तो चुपचाप बैठ कर ऐसे नेता सुनते थे और मुस्कुराते थे सिर्फ। यही डेमोक्रेसी की पहचान हो। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हुए, पिछले मैंने 10 साल के अंदर जो देखी ना राजनीति को बदलता हुआ, इसका एक अलग विकराल रूप देखा मैंने, सही बात है। और वो विकराल रूप ना हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के अंदर भी पैदा कर दिया गया। अगर तुम कांग्रेस को वोट डालते हो तो तुम फिर तुम्हारा जो व्यक्ति है साथ रहेंगे, सही बात है। और बीजेपी को पसंद करता तो उसके आपस में कभी विचारधारा नहीं मिलने की, ऐसा होना नहीं चाहिए, समझ बात है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर अच्छा ही है ना तो उसकी तुम हमेशा तारीफ करनी चाहिए। कभी ना बैठ कर, हमारे देश में जो बीजेपी की सरकार में मंत्री है नितिन गडकरी, कभी उनके लेक्चर सुनना बैठकर, परिवहन मंत्री है ना, कभी उनके लेक्चर सुनना बैठकर, कितना अच्छा बोलते हैं, गजब जबरदस्त। बीजेपी के मंत्री है, बीजेपी का बहुत कोई खासी कैंडिडेट है जिसकी मैं तारीफ करता हूँ बीजेपी का, सही बात है। उनका ध्यान से सुनना कभी बैठकर,
समझ की बात है। राहुल गांधी को बैठकर भी ध्यान से सुना अच्छे तरीके से, मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूँ। राहुल गांधी को बैठकर ध्यान से सुना जा, भला आदमी है, जबरदस्ती धकेल दिया राजनीति में, अब राजनीति के अंदर राजनीतिक चेतना उसके अंदर आई। समझ में आएगी बात ये, ठीक। तो 256 257 में क्या कह रखा है, यूँ कह रखा है, बताओ क्या कह रखा है, केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार, तो मोदी सरकार ने जाकर पूरे राज्यों को गाइडलाइंस दी, नहीं राज्यों को ये काम करना होगा। अरे भाई मान लो करो यहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहां केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने ऑर्डर दिया तो यहाँ को भी चाहे कांग्रेस की सरकार है चाहे यहाँ कोई सी भी पार्टी की सरकार हो उसे भी मानना पड़ेगा। या 256-57 में क्या रखा है, जितने भी दिशा निर्देश केंद्र सरकार के दिए जाएंगे वे सारे सभी राज्यों के लिए मान्य होंगे। 256-57 ही कह रहा, केंद्र सरकार तो केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर होगी, जब केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर हो जाएगी राज्यों की तुलना में उतएकात्मक प्रावधान हो जाएगा। इसका मतलब इन सबको पढ़कर क्या पता लग रहा है, राज्य तो वहीं बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, राज्य जितने भी हो ना बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से बैकफुट, माई फुट नहीं बैकफुट, याद रखिए। तो जितने भी राज्य बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, ये तो गलत बात है यार। अच्छा इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है कोई प्रॉब्लम। राज्य सरकार निर्देश दे सकती है, रेल के लिए रेल ऐसे चलेगी, सड़क के लिए निर्देश दे सकती है, यातायात के लिए निर्देश दे सकती है, देश की सुरक्षा के लिए निर्देश दे सकती है, देश की स्वास्थ्य के लिए निर्देश दे सकती है। कोरोना में देने गाइडलाइंस सबको माननी पड़ी। सब बच्चे, मोदी जी ने क्या कहा, मेरा सभी से निवेदन है आप मास्क जरूर पहने। सही बात है, वह बात अलग, उसके बाद भी कोरोना होगा वो, सही बात है, ठीक। मैं चाहता हूँ भाइयों बहनों आप वैक्सीन जरूर लगवाने जाएं। निर्देश दिए नहीं दिए, सबको मानने पड़ेंगे। वह बात है अद्धे गए ना हो वैक्सीन लगवाने, और वो अलग केस है जो वैक्सीन बनाई थी भाई फ्रॉड निकल गई हो, उसे लगवा कर लोगों के दिमाग में प्लॉटिंग हो रही है, मर रहे हो, इसलिए मैंने वैक्सीन लगवाई नहीं थी। जब वैक्सीन बननी थी मैंने सबको बताया था, वैक्सीन बनने के अंदर 18 महीने का टाइम लगा, मुझे उसका पूरा प्रोसेस पता था, और 18 महीने से पहले उन्होंने वैक्सीन निकाल दी थी। सही बात है। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आदर पुणे वाला उसका मालिक इंग्लैंड के अंदर है, वो उसकी भाई बहुत सुंदर है, मैं जानता, मैं उन्हें सबको सुन लो, ध्यान लगा, पहले सुनते लो, नहीं सुनते लो। इतने अमीर आदमी, इतना पैसा कमाया ना उन्होंने, इतना पैसा कमाया गजब तरीके से, अब भारत को बेवकूफ़ बना के चले गए, ठीक। बस हवा हवा में टिक्का निकाल दिया उन्होंने। अमेरिका की फाइजर देखना वैक्सीन, तो वहाँ 7,000 का उसका दाम हो, 7,000 तो सस्ती होगी, 7,000 का था उसका दाम भी। ठीक, सुनो, और तुमने क्या लगाई, कोविशील्ड लगाकर मध्य प्रदेश में, मैंने आधी तो खबर भी नहीं आई, किसी का हिस्सा पैरालाइज होगा, बहुत ज़्यादा पैरालाइज हो, इस पूरा उसी वैक्सीन को लगवा, वह ना सेकंड ट्रायल में थी, और वो जाकर इंसानों को ठोकते चले गई वैक्सीन में। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी चलाए जा रहे, और सबने वैक्सीन लगवाई। मैंने जब लगवाई थी, जब मैं छत्तीसगढ़ गया था, छत्तीसगढ़ के रायपुर गया था मैं, एयरपोर्ट पर चेकिंग हो रही थी उस टाइम पर, तो मुझे ज़बरदस्ती एक वैक्सीन लगवानी पड़ी थी। मैं लगवा ही नहीं रहा था उस तक, क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम सही था, मैं बाहर निकला ही नहीं था कोरोना में। तो इतनी बुद्धिमत्ता खैर मोड़ने की नहीं किसी को। तो अगर वैक्सीन लगकर सब मरते ना, तो भारत में अकेला में बच जाता ये फिर मैं बता क्या करता, ऐसा आराम की जिंदगी काटता। क्या होता, हराम की नहीं, आराम की। अच्छा, और क्या है, और कोई ऐसी बात है संविधान के अंदर जहां हमें पढ़ने के बाद पता लगा यहाँ एकात्मकता का प्रावधान 10वें नंबर पर, हाँ है, पता क्या है, सुनो ध्यान लगाएगा। भारत के पास ना, भारत का एक निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग ना, राज्यों के अंदर जो विधानमंडल के चुनाव हो ना, ये राज्य नहीं आएगा हमारे यहाँ विधायक के चुनाव नहीं होते, वो भी भारत का निर्वाचन आयोग देखा। वह राज्य के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग देख लगा, लेकिन नहीं, राज्यों के अंदर जो विधायक के चुनाव हो, विधायक को बोला एमएलए, कहते हैं साउथ की पिक्चर में इसका बाप एमएलए, समझ नहीं बात है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्यों से बोल रहे हो, विधायक इस बार चुनाव लड़ने जा रहे, चुनाव लड़ेंगे विधायक का इस बार, घबराओ मत बिल्कुल। कहाँ से, कलेर विधानसभा सीट से बढ़ गई हमारी, हमें नहीं मिली, अभी नहीं हुई,
अबे तुमको क्या पता, हम तो हमारी बात सुन रहे हैं। अबे जब इलेक्शन उस सीट से गया नहीं बात। अबे इधर बयान, तुमको क्या पता। अबे ये तो पागल हो गई हैं। अबे फैक्ट याद करो जाके। अबे मेंस आ रहा है ना इनका, तो दिमाग का दही बन गया है। भैया परिसीमन नहीं हुआ गया अभी। नहीं सुनो ध्यान से, हमारे यहाँ एक ही भारत का निर्वाचन आयोग होगा और वो राज्य की विधानमंडल के भी चुनाव देखता है। राज्य की विधानमंडल, राज्य की भी सत्ता छीन ली, ये तो काम राज्य को दे देते। कह रहे नहीं नहीं, विधायक के चुनाव में देखेंगे। क्या पता रहा, इससे पता क्या कहा, इससे पता लगा कि यहाँ हमारे यहाँ राज्यों की तुलना में केंद्र ही ज़्यादा मजबूत है। फिर आई बीमारी तो ज़्यादा मजबूत है। कौन से नंबर है? 11वें नंबर का पॉइंट। कौन से नंबर का पॉइंट है वो? 11वें नंबर का पॉइंट। क्या बात निकल के आ रही है यहाँ से? भारत का कितना निर्वाचन आयोग? एक निर्वाचन आयोग मतलब चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जहाँ भी विधायक के चुनाव हो वो भी कौन करवाएगा? भारत का निर्वाचन आयोग। क्यों राज्य का निर्वाचन आयोग नहीं करवा सकता? नहीं, क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ? राज्य की विधानमंडल के जो चुनाव होंगे ना, उसकी करवाने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की होगी। तो इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है? इससे पता लग रहा है कि भारत के अंदर ना जो ज़्यादा शक्तियाँ, भारत के संविधान में जो ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र सरकार को दे रखी है। और भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति हो वह केंद्र सरकार तो करती है, और कौन कर रहा है? तो यहाँ केंद्र मजबूत होगा। अच्छा सर, हाँ एक बात और बताऊँ, अनुच्छेद 312 का भी पढ़ने का मौका मिला। कौन सा? अनुच्छेद 312 पढ़ोगे, आर्टिकल 312। अगर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना हो, जैसा अभी यहाँ हमारे यहाँ ना एक बात चल रही है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाना चाहिए हमें एग्जाम, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनानी चाहिए। जजों की जो नियुक्ति हो ना, वह नियुक्ति एक एग्जाम करवानी चाहिए पूरे इंडिया के स्तर पर, और उसके आधार पर जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाना चाहिए। इसमें बात चल रही, लेकिन इस सभी ना राज्य सरकार नहीं बना सकती ना केंद्र सरकार ही बनाएगी। याद रहिए बात। या तो यहाँ भी कौन मजबूत होगा? यहाँ में केंद्र सरकार। याद रहिए बात। कितने प्रावधान होंगे? 12-13 हो गए। तो 12-13 जो प्रावधान हुए ना, ये आराम से नोट्स के अंदर भी साफ साफ लिखे हुए। मैं सारे के सारे एक बार करके रिपीट करवा देता हूँ, फिर कोई सा भी तुमसे पूछ सकता हूँ। ठीक है, याद रखना बात यह। और ये क्वेश्चन हो चुका पूरा मेंस का तैयार कि भारत के संविधान के अंदर जो एकात्मक प्रावधान हो उनका वर्णन करें। इस क्वेश्चन का उत्तर लिख कर लिखाना। समझ बात? ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। पहला प्रावधान क्या था? भारत के संविधान के अंदर एकल नागरिकता प्रावधान किया। एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जब लिखने वाली औकात पा जाओगे तो पता कैसे लिखोगे? जहां अमेरिका के संविधान के अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान, चूंकि आज लिखेंगे चूंकि अमेरिका का संविधान एक संघीय संविधान है, लेकिन वहाँ के संविधान के अंतर्गत बड़ा करना हो तो, ज़्यादा शब्द लिखने हो तो फिर तुलना करके लिया हो जाएगा। कम शब्द ना तुम्हारे पास, तो किसी चीज़ से तुलना करनी स्टार्ट कर दो। सही, मैंने कहा था काजल को, चल अपनी फ्रेंड के बारे में एक लाइन बोल। ठीक है, उनका मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है। सही है। अब एक लाइन नहीं है मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी, अभी इसी बात को ऐसा करके बोल लेंगे मेरी फ्रेंड सगुन से बहुत अच्छी है। सही बात है। तो 2 लाइन आएगी नहीं आएगी? मैं अब क्या, चलो कोई बात नहीं, अब लाइन बढ़ा दी नहीं बढ़ा दी? सही बात है। जहाँ पूरे अच्छा, अब देखो क्या कैसे तुलना करेंगे? अब तुलना कैसे करेंगे? जहाँ सभी के फ्रेंड बहुत गलत होते हैं, वहीं मेरी फ्रेंड हो रहे हैं। तो लाइन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी तुरंत? यही कलाकारी है, वही तो खेलना गेम, यही गेम खेलना लिखने के अंदर। ठीक, सुनो 352 के तहत मैंने तुमको बता दिया राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रखी। और राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाएंगे? राष्ट्रपति जी लगाएंगे, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लगाएंगे। ये सर नो। ये 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की बात कर रखी। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाएगा? राज्यों के अंदर। कौन लगाएंगे? राष्ट्रपति। सिफारिश पर किसकी? मंत्रिपरिषद, मतलब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। 360 में क्या? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाएगा वो कौन लगाएंगे? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को किसे देगी एडवाइस? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उसके बाद कितनी अनुसूची संविधान में? 7 है। 7वीं एक अनुसूची है, और 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक संवर्ती सूची। राज्य सूची के अंदर कुछ विषय वस्तु डाले गए, उसमें पहले 97 थे, अब 100 विषय वस्तु हो गए। उसके बाद इसमें 66 थे, अब 61 हो गए। यहाँ 41 थे, 47 हो गए। पता क्या लग रहा है? ज्यादा विषय किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। ज्यादा विषयों को कौन कानून बना सकते? केंद्र सरकार। और दो अगर केंद्र के राज्य के बीच में कानून में टकराहट होगी तो किसका कानून सर्वोपरि होगा? केंद्र सरकार। मजबूत कौन हुआ? केंद्र सरकार। बोलो स्वाहा। जो क्या? अनुच्छेद 249। अगर यूं समझ जाओ, हम किसी के साथ संधि वाला ना, हाँ, अगर राष्ट्रीय हित में कोई भी कानून बनाना तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्यसभा की।
अनुच्छेद 249 क्या रहा है, ये 252 हो गया। और 252 में क्या होगा, अगर एक देश दूसरे देश के साथ संधि में जा रहा है, सही बात है नहीं, दो राज्यों के बीच में कंट्राडिक्शन होगा ना, दो राज्यों के बीच में विरोधाभास होगा, तो उसके बाद में जो उनको कानून बनाना होगा, उस विषय पर जो कानून बनाने की शक्ति होगी वह केंद्र सरकार की होगी। अनुच्छेद 253 होगा। अगर हमारे पास दो, इसमें क्या होगा, अगर एक देश दूसरे देश के साथ संधि में जा रहा है तो जो संधि होगी ना वह केंद्र सरकार को तो मान्य होगी, यहाँ के उत्तर भारत के सभी राज्यों को वह संधि मान्य होगी, यस और नो। उसके बाद अनुच्छेद 155 होगा, राज्यपाल की जो नियुक्ति करने की जिम्मेदारी होगी राष्ट्रपति की होगी, और राष्ट्रपति का अपने आप कर देंगे, नहीं, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। 256-57 जो केंद्र सरकार है ना वह दिशा निर्देश दे सकती है, गाइडलाइंस दे सकती है, वह गाइडलाइंस दे सकती है, दिशा निर्देश दे सकती है, किन किन चीजों पर दे सकती है वो मैंने तो बता रखा है, समझ। और वो सभी राज्यों को मानने पड़ेंगे, फिर यहाँ केंद्र सरकार मजबूत होगी। 11वें नंबर में तुम्हें क्या बताया, बताओ। यहाँ निर्वाचन आयोग होगा, एक निर्वाचन आयोग होगा, एक भारत का भारतीय निर्वाचन आयोग होगा, भारतीय निर्वाचन आयोग। अभी सारे पॉइंट सुनने वाला हो रहा तुम्हें बिना देखे, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से अभी जब जाकर यहाँ क्लास में जाओगे, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवाओं का जो सर्जन करने की जिम्मेदारी होगी वो सरकार की होगी, केंद्र सरकार की। और केंद्र सरकार के अंदर भी सबसे पहले राज्यसभा इनिशिएट करेगी, राज्यसभा इनिशिएट करने में राज्यसभा पहले करेगी, बिल सबसे पहले राज्यसभा के अंदर रखा जाएगा। जब अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की बात आ जाएगी, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो बनाई गई थी सेवा, इस तरह की सेवा बनाने के लिए IFS इस तरह की जो सेवाएं बनाने के लिए राज्यसभा इनिशिएट करती है। और राज्यसभा केंद्र सरकार में तो और क्या यहाँ रखी हुई, सही बात है, क्योंकि केंद्र सरकार में जो बंदे आते हैं लोकसभा में भी आते हैं, राज्यसभा में। जो मंत्री बनेगा ना, क्या तो वो लोकसभा में बैठा होगा, राज्यसभा में बैठा होगा। हमारे यहाँ मंत्री बनने के लिए जरूरी हो किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जब जाकर मंत्री बनता है। अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है, अमेरिका के अंदर रास्ते पर चलता हुआ कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति को अच्छा लगता होगा उसे मंत्री बना जा सके। ये व्यवस्था हमारे यहाँ से, हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, समझ में आई बात। या हमारी जो लोकतंत्र है ना उसकी खूबसूरती है, हमारे यहाँ मंत्री वही बनेगा जिसे जनता पसंद करती होगी, जिसे 10, 12, 15 लाख लोगों ने वोट डालकर भेजा होगा वो मंत्री बनेगा हमारे यहाँ से। लोकसभा में होगा, राज्यसभा में होगा तभी मंत्री बनेगा, नहीं तो मंत्री बनने लायक नहीं है। यस और नो, यह बात अलग है। जनता बेवकूफ लोगों की वोट डाल देती हो, इन्हें मैं नहीं दिखाई देता, सही बात है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चुनाव तो जरूर लड़ूंगा एक बार, घबराओ मत बिल्कुल भी। चलो नोट करो यहाँ तक, सुनाओ सर।